Hello students, this is Kartar Singh here and I welcome all of you on my YouTube channel KT Sir English। दोस्तों आज जो मैं आपके लिए पोयम लेकर आया हूँ बहुत ही रूहानी पोयम है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मेलोडियस पोयम है जो उतने ही मेलोडियस पोएट जॉन कीट्स ने लिखी है। आप देख रहे होंगे ऑट टू अ नाइटिंगेल, नाइटिंगेल, ऑट टू अ नाइटिंगेल, नाइटिंगेल जिसे आप बुलबुल कहते हैं, उसके गीत के ऊपर वो कैसे गाती है, कैसे वो आपको एक अलग दुनिया में लेके जाती है, उसका म्यूज़िक कितना सूदिंग है, उसके बारे में जॉन कीट्स हमें बता रहे हैं। जॉन कीट्स जो कि एक रोमांटिक पोएट है, बहुत ही खूबसूरत उन्होंने पोएम्स लिखी हैं। इसकी एक पोएम आपने मेरी पहले भी पढ़ी होगी जो मैंने यूट्यूब पे भी डाल रखी है, ऑड ऑन अ ग्रेशन अर्न, ठीक है ना। तो ये उन्हीं की क्रम में एक पोएम और है इनकी, जॉन कीट्स की। ये जॉन कीट्स ने लिखी है, ऑड टू अ नाइटिंगेल। और आप जिस तरह से अगर इसका ये थंबनेल देख रहे होंगे तो इससे एक आइडिया लग पा रहा होगा कि ये जॉन कीट्स हैं जो नाइटिंगेल का गाना सुन रहे हैं और उनके बारे में अपनी सारी फिलॉसफी और अपना जो भी इनका नेचर है और जो इनके प्रिंसिपल्स हैं, जो रोमांटिक एज है, उन सब के एलिमेंट्स आपको इस पोएम में मिलेंगे। रोमांटिक एज को समझने के लिए, जॉन कीट्स को समझने के लिए, उसकी हालात को समझने के लिए, उसकी फिलॉसफी को समझने के लिए ये पोएम पढ़ना सुनना बहुत बहुत ज़रूरी है। ये ऐसी पोएम है जिसके बिना आप रोमांटिक एज हमारी अधूरी सी है। जैसे टिंटन एबे जो विलियम वर्ड्सवर्थ की पढ़ी आपने, सॉलिटरी रीपर पढ़ी, वो जैसे एक बहुत ही खूबसूरत पोएम्स हैं। इन द सेम वे जॉन कीट्स की जो ये पोएम है दोस्तों, ये भी बहुत ही खूबसूरत है। एक मिनट। तो ये बहुत ही अच्छी पोएम है दोस्तों और इसमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आपको आने वाला है। देखिए मैं आपको थोड़ा बहुत जो है वो जॉन कीट्स के बारे में पहले बता देता हूं। जॉन कीट्स क्या हैं, देखिए जस्ट अ मिनट। देखो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल जॉन कीट्स के बारे में बात करते हैं। इनको समझे बिना, इनकी लाइफ के बारे में समझे बिना आपको ना ये पोयम समझ में ही नहीं आएगी। ये पोयम को समझने के लिए आपको जॉन कीट्स को पढ़ना समझना बहुत जरूरी है। ये बात बिल्कुल सही है कि पोयम के टेक्स्ट में से क्वेश्चन आते हैं, पोएट के अंदर से क्वेश्चन नहीं पूछता, आजकल पोएट के बारे में क्वेश्चन नहीं पूछता। बट स्टिल आपको ना इस पोएम को समझने के लिए जॉन कीट्स को समझना, उसकी स्थिति को समझना, उसकी हालात को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो सब कुछ ही इसने इसमें बताया है। एक तरह से पोएम उसकी पर्सनल फीलिंग्स हैं जो उसने यहाँ व्यक्त की हैं। बताता हूँ, मैं सारी कहानी बनाता हूँ कैसे पोएम लिखी गई, क्या पोएम का सोर्स है, जॉन कीट्स कौन है, इस पोएम का स्ट्रक्चर क्या है, पोएम किस तरह से लिखी गई है, सब पे बात करेंगे। फिर इस पोएम के हम टेक्स्ट को भी पढ़ेंगे, उस पर ज़्यादा देर आपको इंतज़ार नहीं कराऊंगा मैं। जॉन कीट्स जो थे दोस्तों, ये रोमांटिक एज के पोएट थे, रोमांटिक एज के पोएट है। रोमांटिक एज जो 1798 से 1832 या 1837 तक मानी जाती है। कुछ लोग कहते हैं 1832 तक है, कुछ हिस्टोरियन कहते हैं 1837 है, और 1837 के बाद फिर विक्टोरियन एज शुरू हो जाती है। तो ये जो रोमांटिक एज है, इसी में जॉन कीट्स पैदा हुए और सबसे आखिर में पैदा हुए। और क्या विडंबना है, देखिए आप सबसे पहले चले गए, लास्ट टू कम फर्स्ट टू गो, सबसे आखिर में आए, सबसे पहले चले गए। इनका जो बर्थ था वो 1795 में हुआ, 31 अक्टूबर को, 31 अक्टूबर 1795 को ये पैदा हुए। और इनकी जो डेथ थी वो 23 फेब 1821 को इनकी डेथ हो गई, 1821, ठीक है ना। केवल और केवल 25 इयर्स एंड 4 मंथ्स इनका लाइफ स्पैन रहा। 25 इयर्स एंड 4 मंथ्स इनका लाइफ स्पैन था। बहुत कम जिए। रोमांटिक एज में सबसे पहले ये चले गए। इनके साथ वाले और भी पोएट्स का अगर हम नाम लें तो ये रोमांटिक एज
जनरेशन में बांटी जाती है। फर्स्ट जनरेशन, ओल्डर जनरेशन, जिसमें विलियम वर्ड्सवर्थ आते हैं, रॉबर्ट साउदी या रॉबर्ट सदी जिसको कहा जाता है वो आते हैं, और एस.टी. कॉलरिज, ये जिनको आप लेक पोएट्स भी कहते हैं, ये फर्स्ट जनरेशन वाले लोग हैं। फिर अगर हम सेकंड जनरेशन की बात करें तो उसमें लॉर्ड बायरन आते हैं, उसमें पी.बी. शैली आते हैं, और उसमें जॉन कीट्स आते हैं। सेकंड जनरेशन की एक खास बात रही दोस्तों, पी.बी. शैली, लॉर्ड बायरन और अपने जॉन कीट्स, ये तीनों के तीनों ही अर्ली एज में चले गए, अपने 30s में ये चले गए। ये 4 मंथ्स में चला गया, जो पी.बी. शैली था वो 29 के आसपास चला गया, और लॉर्ड बायरन भी ज़्यादा समय नहीं जी पाया। ये लोग सब 30 के आसपास, सब लोग तीनों जल्दी चले गए। ये एक बड़ा नुकसान भी रोमांटिक एज को रहा, हमारे इंग्लिश लिटरेचर को रहा। इन तीनों में जो तीनों जल्दी चले गए, उनमें से पी.बी. शैली इन सबसे पहले गया, और इसके साथ एक और बड़ी जो दुख था वो ये था कि इसे पता भी चल गया था इसके मरने के 2-4 साल पहले ही कि ये ही इज गोइंग टू डाई, ये मरने वाला है। एक्चुअली हुआ क्या दोस्तों, ये जो जॉन कीट्स थे, इनके फादर का नाम था टॉमस, जो एक स्टेबल में काम करते थे, मतलब ये हॉर्स राइडिंग का काम करते थे, स्टेबल में काम करते थे। और एक दिन ये अपने बेटे जॉन कीट्स को, और इनका एक भाई और था, ये 5 बच्चे थे, जो जॉन कीट्स थे, ये 5 बहन भाई थे, देवर 5 सिबलिंग्स, जिसमें एक की तो डेथ पहले हो गई थी, और फिर ये 4 बचे थे, 2 ये स्कूल जाते थे। जॉन कीट्स के फादर कोई बहुत वेल टू डू फैमिली से नहीं थे, बहुत अमीर नहीं थे, बट लकीली इनके आसपास एक बहुत अच्छा स्कूल था, जिसमें क्लार्क ब्राउन, एक जो जॉन कीट्स के एक बहुत अच्छे फ्रेंड भी बनते हैं, उनके फादर का वो स्कूल था। और वो स्कूल ना, छोटा स्कूल भले ही था, बट बहुत अच्छी टेक्निक से वो पढ़ाई करवाते थे, है ना। उनके फादर का पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा था, तो लकीली जॉन कीट्स उस स्कूल में पढ़े, और वहीं से उन्होंने अपनी एजुकेशन को लिया। उनके दोस्त वहाँ क्लार्क ब्राउन भी बने। ये जो हमारी ऑटो नाइटिंगेल है, ये ब्राउन के घर पर ही लिखी गई थी, ये भी आप ध्यान रखना, हेम्स्टेडन जो जगह थी वहाँ पर ही ये लिखी गई थी। और उनके जो दोस्त थे वो वहाँ इन्होंने पढ़ाई की और स्कूल में पढ़ाई की। बाद में सर्जन बनना चाहते थे, इन्होंने सर्जन की ट्रेनिंग भी ली, लेकिन ये सर्जन बने नहीं जॉन कीट्स, ये फिर एक पोएट ही बने, और इन्होंने पूरी लाइफ अपनी पोएट्री को ही दी। बट एनीवेज जो मैं बात कर रहा था, ये स्कूल अपने बच्चों को छोड़ के आ रहे थे, टॉमस, है ना। और जब वो छोड़ के वापस आ रहे थे, पता नहीं क्या ऐसा हुआ मिसफॉर्चून कि वो घोड़े से गिर गए। और ये बात है अप्रैल 1804, जब जॉन कीट्स केवल 8 इयर्स के थे। जब केवल 8 साल के थे, इनके फादर की डेथ हो गई। फिर जब फादर की डेथ हो गई तो इनकी माँ इन बच्चों को ज़्यादा नहीं संभाल पाई, और वो इनको अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास छोड़ गई, और किसी के साथ इन्होंने शादी कर ली। 2-3 महीने के बाद ही ऐसा हुआ, बच्चे अकेले रह गए। एनीवेज फिर वो माँ की जो वहाँ पे बीमार हो गई, और उसकी जिससे शादी करी उससे ज़्यादा नहीं बनी, वो छोड़ छाड़ के वापस अपने बच्चों के पास आ गई। लेकिन फिर देखो जॉन कीट्स की ज़िंदगी में कितने सारे मिसफॉर्चून्स होते हैं। मार्च 810, जब जॉन कीट्स 14 इयर्स के भी नहीं हुए थे, कंप्लीट 14 इयर्स में ही चल रहे थे, तो इनकी माँ को ट्यूबरक्लोसिस हो गया। इनकी जो माँ थी उनको टीबी हो गया, कंजप्शन हो गया, और ये बीमारी फिर इनके पूरे घर को उसने घेर लिया। 1810 में इनकी माँ की डेथ हो गई, ठीक है ना। अब जिस बच्चे के माँ बाप मर जाएं, उसकी मनोदशा, उसका मूड कैसा होगा पता है आप लोगों को। ब्राउन भी कहते हैं कि पढ़ने में बहुत अच्छा था, रीडिंग करता रहता था, लेकिन ये झगड़ालू था। झगड़ालू इसलिए था क्योंकि भाई आप अंदर से खुश नहीं थे। हालांकि बहुत अच्छा था नेचर, बट फिर भी झगड़ालू कहीं ना कहीं रहा, शरीर थोड़ा सा कमज़ोर रहा, है ना। 1810 में इसकी जो है इसकी मदर की डेथ हो गई। फिर दोस्तों क्या होता है, मदर की डेथ होने के बाद इसका एक भाई था टॉम, उस टॉम को भी टीबी हो गया। क्योंकि माँ को टीबी हुआ, तो टीबी ऐसी बीमारी है जो फैलती है, लंग को जो है वो प्रभावित करती है और एयर से फैलती है, तो अब उसके बच्चे में फैल गई, टॉम में।
और उस टॉम का बहुत ध्यान रखा जॉन कीट्स ने, खूब संभाला, खूब नर्सिंग किया उसको, उसको इधर उधर डॉक्टर्स के पास भी ले गए, उसको अलग से भी रखा, लेकिन वो बचा नहीं पाए। अब जो उनका भाई था ना टॉम, वो बहुत करीब था जॉन कीट्स के, बहुत नज़दीक थे, वो बहुत साथ के से थे, और इसका बड़ा दुख उनको हुआ। और ये बात है 1817 के आसपास की, 1817 के आसपास की। तो इनके भाई जो टॉम थे उनकी भी 1817 में जो है वो डेथ हो गई। इस बात का इनको बहुत बड़ा शॉक, बहुत बड़ा झटका लगा, सदमा लगा, ठीक है ना। इसी दौरान उस सदमे को भूलने के लिए इन्होंने क्या किया, एक ब्राउन नाम की लड़की से रिश्ता बनाया, फैनी ब्राउन। जो फैनी ब्राउन थी वो ये उनके प्रति बहुत अट्रैक्ट हुए, ये उससे शादी करना चाहते थे, ये इंटेलिजेंट थे, वो इनसे प्रभावित भी हुई। लेकिन जैसे उसे पता चला कि इनके घर में टीबी की बीमारी है और जॉन कीट्स भी पतले हो रहे हैं और उनको भी खांसियां हो रही हैं और वो भी शायद इस बीमारी से पीड़ित हैं, तो इस बात का बहुत जो है उसके ऊपर असर रहा फैनी ब्राउन के ऊपर, और उसने विलियम, ये जो अपना जॉन कीट्स है, उसका शादी का प्रस्ताव जो है वो ठुकरा दिया। इस बात का भी बहुत बड़ा सदमा जॉन कीट्स को लगता है। इसके जीवन में कई दुख हो गए, माँ का साया चला गया, पिता का प्यार चला गया, जिस भाई से बहुत प्यार करता था वो भाई भी चला गया, और जिस लड़की से इसने प्यार करने की सोची, शादी करने की सोची, उस लड़की ने भी इनके शादी का प्रस्ताव को ठुकरा दिया। ये उसको एक लेटर भी लिखते हैं कि मैं जल्दी मर रहा हूँ, मैं काश मरता, एक शहीद के रूप में मरता, जो धर्म के लिए मरते हैं, देश के लिए मरते हैं, तो मेरे लिए तो प्यार ही धर्म है और मैं तुमसे प्यार करता हूँ, काश मैं तुम्हारे लिए मर पाता। और इनको एहसास हो गया था कि ये मरने वाले हैं, इसलिए फिर ये फैनी ब्राउन के साथ ज़्यादा समय रह भी नहीं पाए और छोड़ के खुद भी रोम चले गए। इनका अंतिम समय रोम में ही गुजरा और रोम में ही ये मरे और रोम में ही इनकी जो है इनको ग्रेवयार्ड में दफनाया गया, है ना। तो इनके बहुत जीवन छोटा रहा और उस ग्रेव यार्ड पे लिखा भी गया, हियर इज द लाई वन हुज नेम्स रिटन इन वाटर, जिसका नाम पानी से लिखा हुआ, मतलब जिसका जीवन काल बहुत छोटा है। कहते हैं ना रोमांटिक एज में सबसे बाद में आए थे और सबसे पहले चले गए। ये इनकी लाइफ का जो है एक बहुत बड़ा दुख की कहानी है, जो आपको साफ साफ हमारी ओड टू नाइटिंगेल में दिखाई देती है, ओड ऑन ग्रेशन अर्न में दिखाई देती है, ओड टू ओटम में दिखाई देती है, ओड ऑन मेलनकली दिखाई देती है। ये चारों पोयम इन्होंने एक साथ 1819 में ही लिखी थी, ठीक है ना। ये सारी घटनाएं इनके जीवन में होती हैं। अब क्या होता है दोस्तों, 1819 स्प्रिंग का सीजन, यानी कि अप्रैल का महीना, और ये अपने दोस्त ब्राउन के घर पर उनके लॉन में बैठे हुए थे, छुट्टियां काट रहे थे। हैम्स्टेडन नाम की जगह थी और वहां पर एक पेड़ था, प्लम ट्री, एक प्लम ट्री है। ये सब चीजें ना आपको मैं नोट्स के रूप में दूंगा, और आपको ध्यान होगा जब पोएम बड़ी होती है तो उसको हम दो पार्ट में पढ़ते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। जैसे इसका पार्ट 1 पढ़ रहे हैं हम लोग, पार्ट 2 इसका दूसरा पार्ट होगा पोएम का, और पार्ट 3 में ये जितने भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये नोट्स के रूप में आपको मिलते हैं, जहाँ हम इनको और अच्छे से पढ़ते हैं, सारी बातें पढ़ते हैं, डिस्क्रिप्टिवली पढ़ते हैं, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे छूट ना जाए एग्जाम में। तो प्लम ट्री के नीचे ये आराम से बैठे हुए ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठे हुए थे, और दूर एक प्लम ट्री था, वहां पर इनको एक आवाज़ सुनाई दी नाइटिंगेल की। नाइटिंगेल एक ऐसा बर्ड है जो बहुत छोटा सा बर्ड है ना, उसका फोटो मैं दिखाऊंगा आपको आगे। और बहुत छोटा सा बर्ड है और जो शाम के समय आता है, नाइटिंगेल है ना, नाइटिंगेल शाम के वक्त आता है, नाइट के समय गाना आता है, जंगल में रहता है और बहुत प्यारी आवाज़ में वो नाइटिंगेल गाती है ना। उसकी आवाज़ ये सुनता है तो बड़ा ही ये अट्रैक्ट होता है और फिर अपनी टेबल को उस प्लम ट्री के नीचे ही लगा लेता है, उसका गाना कई देर तक सुनता है। फिर इसके पता नहीं क्या मन में आती है, इसकी परिभाषा भी है कि जैसे है ना विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा था कि पोइट्री इज ओवर स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो पावरफुल फीलिंग्स, है ना। ये अचानक पावरफुल फीलिंग्स आपके दिमाग में आती हैं। तो जैसे वो नाइटिंगेल का गाना सुन रहा था, अपनी जो दुखद स्थिति है उससे वो नाइटिंगेल की सुखद स्थिति से, हैप्पी जो उसकी सिचुएशन है उससे वो कॉन्ट्रास्ट करता है और उसको बड़ा ऐसा अच्छा सा फील होता है। उसकी प्रशंसा में फिर ये गीत गाता है, ओड गाता है। ओड होता है जो किसी की प्रशंसा में गाया गया गीत होता है, और ये भी अपना एक ओड है।
तो नाइट इंगेल की प्रशंसा में ग्लोरीफाई करने के लिए बहुत अच्छा गीत लिख देता है बैठा बैठा। इसकी कविता की खुद की भी परिभाषा है कि जिस तरह से पेड़ से नेचुरली पत्तियां आती है ना, ऐसे ही कवि के दिमाग से नेचुरली स्पॉन्टेनियसली पोएम आनी चाहिए। अचानक इसके दिमाग में पोएम आ जाती है और 4-5 पन्नों में ये पोएम फटाफट स्पॉन्टेनियसली लिख देता है, और उन पेज को वो अंदर ले जाके किसी बुक के पास छुपाना चाहता है, बुक के पेजेस के अंदर। लेकिन उसका दोस्त ब्राउन उसको देख लेता है और पढ़ता है, उसको बड़ी अच्छी लगती है, तो कहता है भैया तो अच्छी पोएम, इसको लिखो तुम। फिर बाद में जॉन कीट्स थोड़ा बहुत उसको एडिट करता है, उस पोएम को, उसको थोड़ा अच्छे से लिखता है, और फिर फर्स्ट टाइम 1819 में ही, जुलाई 1819 में इसको फर्स्ट टाइम पब्लिश करवाता है। फर्स्ट टाइम पब्लिश करवाता है एनल्स ऑफ फाइन आर्ट्स में। एनल्स ऑफ फाइन आर्ट्स, उसमें इसको ये पब्लिश करवाता है, एनल्स ऑफ फाइन आर्ट्स के अंदर इसको पब्लिश करवाता है। फिर उसके बाद ये 1820 में दोबारा इसको पब्लिश करवाता है। इसकी कुछ और पोएम्स आती हैं, लैमिया है ना, ईव ऑफ सेंट एग्नेस, इसाबेला है ना, उनके साथ फिर ये इस पोएम को भी पब्लिश करवाता है 1820 में। सेकेंड बार इसको पब्लिश करवाता है, वो इसका नया एडिशन है फिर इस पोएम का। 1820 में इसको फिर पब्लिश करवाता है। इस तरह से ये पोएम लिखी गई, बहुत ही खूबसूरत पोएम है, जिसमें कवि जो है अपना ये जो जॉन कीट्स है, इसके अंदर इस पोएम में ये 80 लाइन्स में लिखता है। बहुत अच्छी बड़ी पोएम है, 80 लाइन्स हैं, जिसमें 10 लाइन्स के 8 स्टेंजाज हैं, यानी कि हर स्टेंजा बराबर बराबर लाइन का है, 10-10 लाइन का है। हर स्टेंजा जो है 10 लाइन्स के 8 स्टेंजाज हैं। इन 10 लाइन्स में आप देखना, एक क्वेट्रन है, शेक्सपियरियन क्वेट्रन है, और एक सेस्टेट है, पेट्रार्कन सेस्टेट। तो ये शेक्सपियरियन क्वेट्रन और क्या बोलते हैं इसको, पेट्रार्कन सेस्टेट, 6 लाइन, उनका एक ब्लेंड, एक कॉम्बिनेशन है। क्वेट्रन में जो होता है दोस्तों, वो 4 लाइन्स होती हैं, और सेस्टेट में जो होती है 6 लाइन्स होती हैं। तो 6 और 4 लाइन्स का ऐसे होता है। और क्वेट्रन जो होता है, इसकी राइम स्कीम ए बी लेता है, क्योंकि शेक्सपियर भी अपने क्वेट्रन की राइम स्कीम यही रखता है। और सेस्टेट जो है, इसकी राइम स्कीम CDE और CDE रखता है, यानी कि 2 टरसेट, 3-3 लाइन के 2 टरसेट। तो इस पूरी कविता की जो हर स्टेंजा की राइम स्कीम हो गई, वो क्या हो गई, AB CDE CD। आप देखना, इसके अंदर 8 स्टेंजाज हैं, हर स्टेंजा की राइम स्कीम यही है। तो बहुत म्यूजिकल पोयम है ये, एक बहुत ही लिरिकल पोयम है, लिरिकल पोयम है ना, विच कैन बी संग, जिसे गाया जा सकता है, जिसे गाया जा सकता है। इसमें म्यूजिकल रिदम है पूरी पोयम में, इन सब पे क्वेश्चन बनेंगे। और इसमें कीट्स की कहीं ना कहीं आप देखना पर्सनल फीलिंग्स भी है, कीट्स की पर्सनल फीलिंग्स हैं। तो एक तरह से लिरिकल क्या हो गया, लिरिकल पोयम हो गई, जिसमें इसको गा सकते हैं, ये म्यूजिकल रिदम है, और कीट्स की इसमें पर्सनल फीलिंग्स को व्यक्त किया गया है, कीट्स की पर्सनल फीलिंग्स को इसमें व्यक्त किया गया है, ठीक है ना। तो एक लिरिकल पोयम है। और दोस्तों, ये एक बहुत ही अच्छा ओड है, जिसमें नाइटिंगेल के सॉन्ग को प्रेज किया गया, टू प्रेज नाइटिंगेल मेलोडियस सॉन्ग। उसके मेलोडियस सॉन्ग को बहुत अच्छी लैंग्वेज से उसको प्रेज किया गया। ओड क्या होता है, किसी की प्रशंसा में लिखा गया गीत, किसी को ग्लोरीफाई करना हो, किसी को प्रेज करना हो, है ना, और उसको ऐसे एड्रेस करना हो मानो कि वो आपके सामने बैठा हो या बैठी हो। तो यहाँ पर जॉन कीट जब इस पोयम को लिखता है, तो ऐसे उसको एड्रेस करता है, एज इफ शी वर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ हिम, मानो कि वो उसके सामने ही बैठी हो, और उसको इतनी सीरियस सबलाइम एलिवेटेड लैंग्वेज में उसको ग्लोरीफाई करता है, उसको प्रेज करता है, कि आपको सुनकर के बड़ा मजा आता है। और वो कहता है कि भाई नाइटिंगेल, तुम्हारा जो सॉन्ग है वो इमॉर्टल है, ठीक है ना, वो इमॉर्टल है, कभी खत्म नहीं होने वाला। वो बाइबल के टाइम से, रूथ के टाइम से लोग सुनते आ रहे हैं, और उसको एम्परर्स ने भी सुना है, उसको क्लाउन्स ने भी सुना है, रिच लोगों ने भी सुना है,
पुअर लोगों ने भी सुना है। वो गीत इतना मीठा है, इतना प्यारा है कि वो युगों युगों से चला आ रहा है। वो जो फैंटेसीज की जो कहानियाँ हैं उनमें भी है। और देखो वो रूद ने भी सुना है, वो मैं भी सुन रहा हूँ। सेम सॉन्ग कई सदियों से चला रहा है, ये इमॉर्टल है। लेकिन देखो मैं जो इस पेड़ के नीचे बैठा हूँ, मुझे पता है कि मेरी मौत आने वाली है, मैं मरने वाला हूँ। और हम इंसानों के जीवन में, हम ह्यूमन बींग्स के जीवन में बहुत दुख होता है ना। देखो कैसे मेरे फादर एक्सपायर हो गए, कैसे मेरी मदर एक्सपायर हो गई, कैसे मेरा प्यारा भाई चला गया। और जो प्यार होता है ना ह्यूमन बींग्स में, ये भी सच्चा नहीं है, ये भी पूरा नहीं है। अगर आपकी आंखों की चमक, आपके शरीर की चमक खत्म होती तो लोग आपको छोड़ के चले जाते हैं, जैसे उसको फैनी ब्राउन छोड़ के चली गई, जैसे लड़के लड़कियों को छोड़ के चले जाते हैं, लड़कियां लड़कों को छोड़ के चली जाती हैं। ठीक है ना। ये ह्यूमन बींग्स में बहुत सारे दुख हैं। लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, काट रहे हैं, एक दूसरे के ब्लड के प्यासे हो रहे हैं। ठीक है ना। तो ये जो हमारी ह्यूमन बींग्स की दुनिया है, ये बहुत बेकार है। और तुम तो नाइटिंगेल अपने गीतों के माध्यम से मुझे अपनी दुनिया में ले चलो। तुम डार्क फॉरेस्ट में रहती हो, तुम ऐसी जगह रहती हो जहाँ ह्यूमन बींग्स के कोई दुख नहीं है ना। तुम पत्तियों, गहरी पत्तियों के बीच में रहती हो, जहाँ तुम इस तरह की बातें सुनने को नहीं मिलती होंगी। ठीक है ना। तो मुझे भी तुम अपने साथ ले चलो ताकि मैं अपने दुख को भूल जाऊं। इस तरह से वो इमेजिनेशन के थ्रू, चाहे फिर वो नाइटिंगेल के सॉन्ग की इमेजिनेशन हो, चाहे वाइन का इंटॉक्सिकेशन का नशा हो, या फिर वो पोइजी जो गीत पोइट्री है उनके विंग्स हों, व्यूलेस विंग्स, उनके थ्रू वो एक इमेजिनेशन में चला जाना चाहता है। इस जो लाइफ है, रियल लाइफ जो है, रियलिटी जिसमें हार्श रियलिटीज़ हैं, जिसमें सफरिंग्स हैं, सोरोज हैं, है ना, पैथेटिक फीलिंग्स हैं, उन सब को छोड़ के वो एक इमेजिनेशन में चला जाना चाहता है। इसीलिए जॉन कीट्स के ऊपर आरोप भी लगते हैं कि एस्केपिस्ट थे। ये सच्चाई का सामना नहीं कर सकते, उनको छोड़ छाड़ के ये दुनिया से दूर चले जाना चाहते हैं, ऐसा इनके ऊपर आरोप भी लगता है। फिर इस पोएम में ना आपको एस्केपिज्म मिलेगा, इस पोएम में आपको हेलेनिज्म मिलेगा। हेलेनिज्म क्या, एस्केपिज्म मतलब बच के बाहर निकलना चाहता है। हेलेनिज्म, इसमें देखना ग्रीक मिथोलॉजी के बहुत सारे शब्द आपको मिलेंगे, आपको ग्रीक मिथोलॉजी के शब्द मिलेंगे। ग्रीक मिथोलॉजी, आपको यहां पे लीथी का जिक्र मिलेगा, आपको यहां पे हिप्पोक्रीन का जिक्र मिलेगा, आपको यहां पे ड्रायड का जिक्र मिलेगा, आपको यहां पे बैकस का जिक्र मिलेगा, आपको यहां पे रूद जो कि एक बाइबल कैरेक्टर है, हिब्रू के बाइबल में यूज भी किया गया, रूथ के कैरेक्टर का जिक्र मिलेगा। तो यहाँ बहुत सारे आपको हेलेनिज्म मिलेंगे, उनके अल्यूजन्स मिलेंगे जो हम कविता के साथ साथ पढ़ेंगे। तो इसमें हेलेनिज्म है, इसके अंदर एस्केपिज्म है। इस पोएम में खूबसूरत सेंसुअसनेस है। आपके जो सेंसेस हैं वो बहुत अट्रैक्ट होंगे। इसमें ना आपको विजुअल इमेजरी मिलेगी, खूब खूबसूरत जंगल और पेड़ पौधे और बुलबुल, और ये इन सब का आपको दिमाग में इमेज बनेगी। ऑल फैक्ट्री सेंसेस, आपके जो आपके स्मेल सेंसेस हैं उनका भी आपको इसमें जिक्र मिलेगा। जो स्मेल सेंसेस हैं उनका आपको जिक्र मिलेगा। इसमें आप लोगों को जिक्र मिलेगा, अगर आप देखें तो जो आपका टैक्टाइल है, आपके पैर फूलों को फील कर रहे हैं, टैक्टाइल टच सेंस भी फील करेगा। ऐसे लगेगा कि आप रीडर्स जो है पढ़ते पढ़ते उस जगह पे पहुंच गए हैं। तो ये बहुत हाईली सेंसुअस पोएट है जॉन कीट्स। इनके लिए कहते हैं कि सेंसुअस पोएट था, यानी कि आपकी इमेजिनेशंस को, आपके सेंसेस को इवॉक करता है। वो भी खास बात अपने जॉन कीट्स की रही है, जो बहुत अच्छे से आप इस कविता में महसूस कर पाएंगे। इसका एक सिद्धांत और होता है दोस्तों, जो इसने खुद ने ही 1817 में दिया था, नेगेटिव कैपेबिलिटी। नेगेटिव कैपेबिलिटी यानी कि आप इमेजिनेशन में चले जाना चाहते हैं और अपना कोई दिमाग वहां यूज नहीं करते, नो रीजंस नो लॉजिक्स, ऐसी इलॉजिकल बातें करने लगेंगे, उसको आप नेगेटिव कैपेबिलिटी कहते हैं। जो बिल्कुल एक अलग फैंटेसी होती है, फैंसी दुनिया होती है, जो रोमांटिसिज्म में खूब थी। वो एस.टी. कॉलरिज में भी थी, वो पी.बी. शैली में भी थी, लॉर्ड बायरन में भी थी, विलियम वर्ड्सवर्थ नेचर की गोद में चला जाता है। जो हमारे जो जॉन कीट्स हैं ये ब्यूटी के वर्शिपर हैं, जिस तरह विलियम वर्ड्सवर्थ वर्शिपर ऑफ नेचर हैं,
इन द सेम वे जॉन कीट्स जो है वो वर्शिपर ऑफ ब्यूटी हैं, वो ब्यूटी के वर्शिपर हैं और वो बिल्कुल खो जाना चाहते हैं ब्यूटी के अंदर। अब चाहे वो है ना, वो कहते हैं कि जो हर चीज़ जो आपको अच्छी लगे ना वो ट्रूथ है, ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी। ऑर्डन ग्रेशन में पढ़ा होगा आपने, ब्यूटी इज ट्रूथ, चाहे लॉजिक लगे ना लगे, आपके रीजंस आपको अलाउ करें ना करें, बट आपकी जो ये विंग्स ऑफ पोइजी है, जो आपके विंग्स ऑफ इमेजिनेशन है, वो जहाँ ले जा रहे हैं चले जाओ, खो जाओ और भूल जाओ, अब्लीवियन में चले जाओ। अब्लीवियन, बिल्कुल भूल जाओ कि आपके जीवन में क्या दुख है, क्या पीड़ाएं, क्या सफरिंग्स हैं। ये सब इसके अंदर है, क्योंकि इसने जीवन में इतनी नेगेटिव चीजें देखी हैं कि इसके अंदर दुख में भी जो है सुख अनुभव करने की एबिलिटी आ गई, नेगेटिव कैपेबिलिटी आ गई, जो कि विलियम शेक्सपियर में भी थी। इसलिए जॉन कीट्स जो थे ना, विलियम शेक्सपियर की प्रशंसा करते हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ की नहीं करते हैं, क्योंकि वो विलियम शेक्सपियर भी ऐसे ही थे, वो इमेजिनेशन में खो जाया करते थे, कहाँ कहाँ ले जाया करते थे हमारे को। विलियम शेक्सपियर किन किन जंगलों में, किन किन आइलैंड्स पे ले जाया करते थे, सेम वे से जॉन कीट्स करते हैं। तो ये जो जितने भी फिलॉसफी है जॉन कीट्स की, उन सबको समझने के लिए आपको अगर कोई एक पोएम पढ़ने के लिए कहा जाए तो आप ओड टू अ नाइटिंगेल पढ़ लें। उसमें इनकी सारी थियोरीज, इनके सारी फिलॉसफी आपको समझ में आ जाएगी, चाहे फिर वो हेलेनिज्म हो, एस्केपिज्म हो, सेंसुअसनेस हो, नेगेटिव कैपेबिलिटी हो, है ना। ये कहते हैं भाई कोई दिमाग मत लगाओ, आर्ट फॉर आर्ट सेक, आर्ट जो है वो आर्ट के लिए होनी चाहिए, बस कोई ज्ञानवान नहीं होना चाहिए, कोई दिमाग नहीं, कोई शिक्षा नहीं, केवल आनंद लेने के लिए होनी चाहिए। और इसी वजह से एक बाद में प्री रेफेलाइट मूवमेंट आया। तो ये जॉन कीट्स ही हैं जिन्होंने इंस्पायर किया था किसको, प्री रेफेलाइट मूवमेंट को और एस्थेटिसिज्म को। जो दो मूवमेंट आप पढ़ते हैं, आपके भी सिलेबस में होंगे, तो उनमें जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं प्री रेफेलाइट मूवमेंट और एस्थेटिसिज्म वो कहीं ना कहीं प्रभावित है जॉन कीट से, जो बात करते हैं आर्ट फॉर आर्ट सेक के लिए। तो ये हमारे जॉन कीट्स हैं और ये सेकंड जनरेशन के हैं रोमांटिकेस के। इनकी पहली जो फेमस कविता थी वो एंडीमियन थी, जो 1817 में आई थी, एंडीमियन, है ना, जिसकी एक कविता, इसका एक पार्ट जो है आप पढ़ते होंगे अभी, जो ग्रेड सेकंड में जोड़ा है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ए जॉय फॉर एवर, एक खूबसूरत चीज़ हमेशा आपको आनंद देती है। तो ये ब्यूटी के वर्शिपर है और उस एंडीमियन में जिक्र किया। लेकिन उस पोयम की बहुत बुराइयां हुई, जो लॉकहार्ट थे उन्होंने इसकी बुराई करी ब्लैकवुड मैगजीन में कि ये तो कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री के जो है पोएट्स हैं, ये ईस्ट इंग्लैंड के छोटे मोटे कवि हैं जिनकी बहुत अच्छी लैंग्वेज नहीं है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखते हैं। उनकी इस पोएम की बुराई की और कहते हैं कि ये बुराई भी सहन नहीं कर पाए थे जॉन कीट्स। तो इनके जीवन में कई जो दिक्कतें, उनमें से एक दिक्कत ये भी थी और इसलिए अर्ली डेथ इनकी हुई, टीबी से मर गए थे 24-25 साल 4 महीने की उम्र में। इनको कुछ सैटनिक स्कूल ऑफ पोइट्री का भी इनको नाम लिया जाता है कि उस ग्रुप से बिलोंग करते हैं। जो रॉबर्ट साउदी थे, उन्होंने विजन ऑफ जजमेंट में ये बात कही कि ये पीबी शैली, लॉर्ड बायरन और जॉन कीट्स ये सैटनिक स्कूल ऑफ पोइट्री के पोएट्स हैं। ये सेक्स की बातें करते हैं, ये इलॉजिकल बातें करते हैं, ये ईश्वर की बातें नहीं करते हैं, है ना, ये ब्यूटी की बातें करते हैं। इस तरह से इनके ऊपर कुछ आरोप भी लगे, बट ओवरऑल ये बहुत अच्छे कवि थे। अगर ये थोड़े और जी जाते तो शायद ये विलियम शेक्सपियर की टक्कर के होते। क्या गजब के शब्दों का प्रयोग करते थे। आप इस पोएम में देखना, नए नए शब्द गढ़े हैं इन्होंने, हाइफन लगा लगा के दो कंपाउंड नाउन्स इन्होंने यूज किए। बहुत अच्छी अच्छी लाइन्स ये पोएम हमें देती है, ठीक है ना। इसकी आपको और अच्छी पोएम्स पढ़नी है तो ऑर्डन ग्रेशन अन भी पढ़ें आप, और टू मेलनकली पढ़ें, है ना, और वो अपना ऑटू ऑटम पढ़ें। इनका बहुत अच्छी अच्छी पोएम इन्होंने लिखी। 4 पोएम तो इनकी महान मानी जाती हैं, जिनमें से लकीली हमारे पास ये पोएम है पढ़ने के लिए। तो आई होप कि आप इस पोएम को पढ़ने के लिए तैयार होंगे और ये सब चीज़ें आप देखने के लिए तैयार होंगे और आपको ये पोएम आपको बहुत अच्छे से अब समझ में आएगी, ठीक है ना दोस्तों। तो चलो शुरू करते हैं, हियर वी गो। देखिए आप यहां से शुरू करते हैं। पार्ट 1, स्टेंजा 1 पढ़ेंगे हम लोग। देखिए कवि कह रहा है आपको, देखो ये पोएम वैसे तो ऑड है, जो नाइटिंगेल को एड्रेस करती है, लेकिन उसकी एंट्री यहाँ पर जो है वो 37वीं लाइन में उसको एड्रेस करता है, 7th लाइन में जाकर के।
बात तो कहीं ना कहीं नाइटिंगेल की हो रही है, बट ये सबसे पहले अपने दुख की बात कर रहा है, अपने सोरो को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये कह रहा है कि मेरे सोरो में जो नाइटिंगेल तुम्हारा जो गीत है वो एक नशा सा दे रहा है मुझे, एक नशा दे रहा है मुझे ना, एक अलग सा ही फील करवा रहा है। मैं, मेरे जो सेंसेस हैं वो नम पड़ रहे हैं, सुन्न हो रहे हैं, मेरे हार्ट में एक हो रहा है। जब तुम्हारा गीत सुन रहा हूं तो मुझे कैसा फील हो रहा है। देखो, ये जो है हमारे जॉन कीट्स है, ये कैसा फील कर रहा है और ये क्या चित्र है बताएंगे भी आपको। पहले से देखिए स्टेंजा 1, और मैं इसकी राइम स्कीम बता रहा था। देखो, माई हार्ट एक्स एंड अ ड्राउजी नमनेस पेन्स। पेन्स को आपने नाम दे दिया ए, ठीक है ना, इसको आप नाम दे देते हैं ए। ड्रंक बी, ड्रेन्स फिर ए, पेन्स और ड्रेन्स, संक और ड्रंक बी। तो इसका जो पहली 4 लाइन है, इसकी राइम स्कीम क्या हो गई, ए बी, जो कि शेक्सपियर के सोनेट में भी पहले क्वेश्चन में होती है, ए बी, सी डी, ई एफ जी जी, आपको ध्यान हो तो ए बी हो गई। फिर आगे देखो, ये कह रहा है माई हार्ट एक्स एंड अ ड्राउजी नमनेस पेन्स, माई सेंस एज दो ऑफ हेमलॉक आई हैड ड्रंक or emptied some dull opiate to the drains. 1 minute passed and Lethe Watts had sung. ये लीथी नदी का जिक्र है, अलूजन है। फिर आगे बात करता है हैप्पी लॉट, फिर देखो नए साउंड आ गया सी, हैप्पीनेस नेस, ये आ गया डी, ट्रीज, फिर ये नई चीज आ गई ई, फिर प्लॉट और लॉट सी, फिर नंबरलेस और नेस ये डी, और यहाँ ट्रीज था यहाँ पे ईज हो गया ये ई। तो सी डी ई और सी डी ई, ये इसकी फिर राइम स्कीम हुई, सी डी ई और सी डी ई, ठीक है ना। तो इस तरह से जो अपनी यहाँ पर राइम स्कीम हुई वो ए बी सी डी ई है ना। और मैं वापस आता हूं, देखो आपके स्टेंजा 1 के ऊपर क्या कह रहा है, माई हार्ट एक्स, मेरा दिल। तो कहीं ना कहीं पर्सनल फीलिंग्स बता रहा है शुरू में। और मैं भी कह रहा था ना कि ऑड है, एक लिरिकल पोएम भी तो है जिसमें, और ऑड होता क्या है, ऑड इज अ लॉन्ग लिरिकल पोएम। ऑड भी एक लॉन्ग लिरिकल पोएम होती है टू एड्रेस समवन, है ना, उसमें अपोस्ट्रोफे का यूज करते हैं, एक्सक्लेमेशन का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो वो इसमें है माई हार्ट एक्स। आपको पता है कैसी स्थिति है जॉन कीट्स की, जिसके फादर एक्सपायर हो चुके हैं, मदर एक्सपायर हो चुकी है, खुद जो है वो उसको डायग्नोस हो गई है बीमारी की, मैं टीबी से मरने वाला हूँ। अभी हाल ही में 1-1.5 साल पहले उसके भाई एक्सपायर हो, जो बहुत प्यारे थे उसको, उसके बहुत ही लव्ड वन थे। तो उन सब इस दुखों को यहाँ व्यक्त कर रहा है, सोरो सफरिंग्स पेन्स को व्यक्त कर रहा है, और कह रहा है माई हार्ट एक्स, मेरे दिल में दर्द हो रहा है, एंड अ ड्राउजी नमनेस पेन्स माई सेंस एज द हेमलॉक आई हैड ड्रंक। ड्राउजी नमनेस, ड्राउजी होता है जैसे आपको होश ना हो, उनिंदे, नींद में से होश खो रहे हैं आप, ड्राउजी, थोड़ा ऐसा ड्राउजी सा हो रहा हूं। नमनेस, मेरे जो पार्ट्स हैं, बॉडी पार्ट्स, उनमें कोई भी ऐसे सेंस नहीं रहा, वो सुन्न हो गए हैं, नमनेस हो गए हैं, उनमें कोई असर नहीं आ रहा, कोई असर उसमें नहीं आ रहा, है ना। उनमें पेन्स है, माई सेंस as though of hemlock I had drunk. My sense, जो मेरे सेंसेस हैं, मेरे जो बॉडी पार्ट्स हैं, उनमें हेमलॉक आई हैड ड्रंक, ऐसे लग रहा है वो इतने नम हो गए हैं, इतने सुन हो गए हैं, मानो कि मैंने कोई हेमलॉक पी लिया हो। हेमलॉक फ्रेंड्स इज अ काइंड ऑफ प्लांट, अ पॉइजनस प्लांट, ए पॉइजनस प्लांट होता है जिस के रस को निकाल के अगर किसी को पिला दिया जाए तो ग्रेजुअली उसको नशा होता है, और उसके शरीर में धीरे धीरे पॉइजन फैलता है, और उसका जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो नम होना शुरू हो जाते हैं, और ना, और उसके वो धीरे धीरे फिर वो डेथ की तरफ जाता है, ग्रेजुअल डेथ। ऐसा मुझे भी महसूस हो रहा है। अब देखो दोनों बातें हैं, एक तो उसको टीबी डायग्नोसिस हो चुका है, तो धीरे धीरे मौत की तरफ जा भी रहा है, और अभी नाइटिंगेल का गाना सुन करके उसको ऐसा नमनेस फील हो रहा है मानो कि उसने होमलैक का पॉइजनस जूस पी लिया हो, और अब उसकी स्थिति बिल्कुल ऐसे हो गई है कि वो सुन्न सा पड़ गया है।
है ना। ये हेमलॉक का जिक्र आपने सुना होगा। सोक्रेटिस जो सुकरात थे उनको भी इसी का रस पिलाया गया था जेल में जब वो थे, और धीरे धीरे फिर उनको मार दिया गया था, उनको जहर पिला के मारा गया था। वो हेमलॉक जो ट्री होता है, जहरीला एक श्रब होती है, इसका रस जो होता है वो धीरे धीरे आदमी को मार देता है। ऐसा ही, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे सेंसेस बिल्कुल सुन्न हो गए, ऐसा लग रहा है मैंने हेमलॉक पी लिया हो, एज इफ, एज दो, मानो की, है ना। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ देखो सिमली का यूज कर रहा है। और माई हार्ट एक्स, मेरा दिल जो है वो एक कर रहा है, दर्द कर रहा है। जब शरीर दर्द करता है उसका हार्ट दर्द कर रहा है, तो पर्सोनिफिकेशन है। हार्ट दर्द कर रहा है, ड्राउजी फील कर रहा है, नमनेस हो रहा है, जैसे इंसान होता है, जीव होता है ना। माई सेंस एज दो, और उसके सेंस कैसे, जैसे हेमलॉक पी लिया हो, तो एज इफ, एज दो, कहीं ना कहीं सिमली जैसा प्रभाव आप यहाँ पर आ रहा है, जैसे मैंने हेमलॉक पी लिया हो। और एम्प्टीड सम डल ओपिएट, देखो ओपिएट होता है अफीम, जिसको आप ओपियम कहते हैं, ओपिएट, डल ओपिएट। अब ये डल जो है ओपिएट के साथ लगा दिया, ये किसी और चीज का एपिथेट एडजेक्टिव था जो यहाँ ओपियम के साथ लगा दिया, तो ट्रांसफर्ड एपिथेट है। लेकिन इसका मतलब यह है कि जब आप ओपियम पी लेते हो ना तो डल सा फील करते हो, आप एक्टिव नहीं रहते, ढीला पड़ जाता है शरीर, नम हो जाता है, डल हो जाता है। ओपियम नशा है एक, ये जो इंग्लैंड में उस समय नया नया पहुंचाई था अपने एशिया और जो मिडिल ईस्ट जो कंट्रीज़ थे वहाँ से यहाँ के लोग अफीम वगैरह पिया करते थे। और चूंकि पूरी दुनिया में राज था 1800 के आसपास इंग्लैंड का, तो ये वहाँ भी पहुँच गया। तो वहाँ के जो पोएट्स थे, जैसे एस.टी. कॉलरिज हो या कोई और लॉर्ड बायरन हो, ये लोग ना अफीम का नशा किया करते थे, और अफीम का नशा करके ये इमेजिनेशन में खो जाया करते थे, रोमांटिसिज्म में चले जाया करते थे, और वहाँ पर ये फिर अपनी कविताओं को लिखा करते थे उस माहौल में जा करके। तो ऐसे लग रहा है मैंने भी ओपियम पी लिया हो, हेमलॉक का जहर पी लिया हो, और अब मैं डल पड़ रहा हूँ, नम, मेरा शरीर नम हो रहा है। माई सेंस एज दो हेमलॉक आई हैड ड्रंक, और एम्प्टीड सम डल ओपिएट टू द ड्रेन्स। और ऐसे लग रहा है कि मैंने पूरा कोई कुछ ओपिएट का पूरा ड्रेन, है ना, ऐसे कोई एम्प्टी कर दिया हो, बर्तन पूरा पी लिया हो। जैसे ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर कोई एक ओपियम का कप है, और उसने पूरा का पूरा पी लिया, और बिल्कुल देखो डल सा हो गया है, नमनेस हो गया है, सिर पकड़ लिया भाई ने कि यार अब मैं कहाँ चला गया, किस स्थिति में चला गया हूँ। पिया नहीं है, इसको नाइटिंगेल का गाना सुन करके ऐसा महसूस हो रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है एज इफ इसने हेमलॉक का पॉइजन जो है वो कंज्यूम कर लिया हो, या इसने ओपियम कंज्यूम कर लिया हो, और इसे डल पड़ गया है, इसका हार्ट एक कर रहा है, इसकी बॉडी जो सेंसेस हैं वो नम हो गए हैं, है ना, डल हो गया है, पूरा पूरा ड्रेन यानी पूरा पूरा इसने खाली कर लिया। 1 मिनट पास्ट, तुम्हारा गाना सुनते हुए, देखो ये प्लम ट्री के नीचे बैठा हुआ है और वहां पर ये गाना सुन रहा है, किसका, उस नाइटिंगेल का मेलोडियस सॉन्ग सुन रहा है। 1 मिनट ही हुआ है अभी, मतलब अ फ्यू मोमेंट्स अगो आई स्टार्टेड लिसनिंग टू यू, और देखो कितना असर हो गया है। एंड लीथी, इसका प्रोनाउंसिएशन ध्यान रखना, लीथी वर्ड्स हैड संक, और ऐसा लग रहा है मानो मैं लीथी रिवर में डूब गया हूं। लीथी जो रिवर है, इट इज नॉन एज द रिवर ऑफ फॉरगेटफुलनेस। ये ऐसी रिवर है जिसको फॉरगेटफुलनेस के लिए जाना जाता है। ये ये इनका ग्रीक मिथोलॉजी है उसमें इसका जिक्र है। ये एक अल्यूजन है दोस्तों, एक अल्यूजन है ग्रीक मिथोलॉजी में। ग्रीक मिथोलॉजी में इसका जिक्र किया गया, रेफरेंस दिया गया, और ये कहते हैं कि जो अंडरग्राउंड की रिवर है, नर्क की कह सकते हैं, ये रिवर है, हेड्स जिसको बोलते हैं, हेड्स वहाँ की रिवर है। वहाँ की 5 नदियों में से एक नदी लीथी भी है। जब आप एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जाते हो तो पिछली दुनिया की बातें याद ना रहें, इसलिए लोगों को लीथी रिवर में संक किया जाता है, डुबोया जाता है, और डुबो करके जब व्हेन दे आर गेट डिप्ड इन दैट रिवर, आफ्टर डिपिंग, आफ्टर सिंकिंग इन द रिवर, व्हेन दे कम आउट, उनको कुछ भी याद नहीं रहता, सब कुछ भूल जाते हैं। दैट्स वाई दिस रिवर इज नॉन एज द रिवर ऑफ फॉरगेटफुलनेस। ये भूलने वाली नदी है, जहां कोई भी डूबा डुबकी लगाई वो भूल गया। ऐसे ही जब मैं तुम्हारा गाना सुन रहा, ये देखो लीथी रिवर है, ये उसका एक चित्र है जो दिया हुआ आप देख रहे होंगे, इमेज है। लीथी रिवर में जो ये
बंदा है इनको लेके जा रहा है, और ये सबको देखो होश नहीं रहा है कहाँ है कहाँ नहीं। ये उस अंडरग्राउंड जो दुनिया है, हेड्स, ये वहाँ का वो चित्र है। और ये लीथी रिवर में ये बोट से इनको कहीं लेके जाया जा रहा है डुबो के, और इनकी यादों को भुला दिया जाता है, और फिर एक नई दुनिया में ये लोग प्रवेश करते हैं। तो ऐसे ही मैं जो अपने पुराने दुख हैं, अपनी सारी जो पीड़ाएं हैं, उन पीड़ाओं को, उन दुखों को मैं ऐसे भूल गया मानो कि मुझे लीथी रिवर में संक किया गया हो। तुम्हारा गाना सुन करके मैं अपने सारे दुखों को भूल रहा हूँ। तो देखो, ये लीथी वर्ड्स का अल्यूजन जो है मेटाफर के रूप में यूज किया जा रहा है, जैसे कि उसने लीथी रिवर में जो है डुबकी लगा ली हो और वो सब कुछ भूल गया। नाउ ही इज इन द स्टेट ऑफ टोटल फॉरगेटफुलनेस, नाउ ही इज इन द स्टेट ऑफ अब्लिवियन। अब वो भूल वाली स्थिति में चला गया है, उसको कुछ भी याद नहीं आ रहा, अब वो खो गया है इमेजिनेशन में। अब वो उस नाइटिंगेल के सॉन्ग को सुन करके एक अलग दुनिया में जा रहा है धीरे धीरे। यहाँ तक बात समझ में आ गई दोस्तों आप लोगों को? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये क्वेट्रन हो गया। अब इसके सेस्टेट को पढ़ते हैं, 6 लाइन है इसकी। इट्स नॉट थ्रू एनवी ऑफ द हैप्पी लॉट बट बीइंग टू हैप्पी इन दाइन हैप्पीनेस। इट्स नॉट, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी खुशी को देख करके, थ्रू एनवी, एनवी यानी जेलसी, ऐसा नहीं है कि मैं जेलसी फेस कर रहा हूं, या एनवी जो है जेलसी फील कर रहा हूं। आई एम टू से ऑफ दाई हैप्पीनेस, हैप्पी लॉट, दाई यानी योर, लॉट यानी लक। ऐसा नहीं है कि मैं जो है तुम्हारी इस खुशी को देख, नाइटिंगेल तुम जितनी खुशी से गाना गा रही हो, मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं तुम्हारे गाने को सुन करके, तुम्हारी इस खुशी को देख करके जेलस फील कर रहा हूँ। आई एम नॉट जेलस ऑफ योर ब्यूटिफुल सॉन्ग, आई एम नॉट जेलस ऑफ योर लकी चार्म, आई एम नॉट, बट बीइंग टू हैप्पी, मैं तो खुद खुश हूं, इन दाइन, इन योर हैप्पीनेस, मैं तो तुम्हारी हैप्पीनेस से खुद खुश हूं। देखो आप, मैं तुम्हारी, देखो हैप्पी हैप्पी हैप्पी, ये हैप्पी सिचुएशन कॉन्ट्रास्ट है जॉन कीट्स की सिचुएशन से। एंड हु इज हैप्पी हियर? नाइटिंगेल, शी इज वेरी हैप्पी। और तुम्हारी हैप्पीनेस को देख करके आई एम नॉट एनवी, आई एम नॉट जेलस, मैं जेलस नहीं हूं, बल्कि मैं तो तुम्हारी हैप्पीनेस में खुद भी खुश हो रहा हूं और अपने दुख को भूल रहा हूं और तुम्हारे साथ साथ खुश हो रहा हूं। दैट दो लाइट विंग ड्रायर्ड, अगेन देखो फिर एक और जो है यहां पे अल्यूजन हो गया। ड्रायड एक अल्यूजन है जो आप देख रहे होंगे यहां पर। इन ग्रीक मिथोलॉजी ये सब अल्यूजन्स मैंने आपको नोट्स में लिख कर दिए हैं कि ड्रायड कौन है, लीथी कौन है, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपको नोट्स मिल जाएंगे। जो ड्रायड है, शी इज अ काइंड ऑफ ट्री निम्फ हु लिव्स इन ट्रीज, स्पेशली इन ओक ट्री, इसको ओक निम्फ भी कहते हैं। शी लिव्स इन फॉरेस्ट, शी लिव्स इन वुड्स, दैट्स व्हाई शी इज नोन एज वुड निम्फ, फॉरेस्ट निम्फ, ट्री निम्फ, ओक निम्फ। दीज आर सम ट्रिवियल निम्फ्स। ऐसे कुछ नदी की निम्फ भी होती हैं, है ना, कुछ ऐसे पहाड़ों की निम्फ होती हैं, ऐसे पेड़ की निम्फ भी होती हैं, अलग अलग निम्फ्स होती हैं। ग्रीक मिथोलॉजी बिल्कुल हिंदू धर्म की तरह है, जैसे हमारे यहाँ कई करोड़ देवी देवता, कई कोटि हजारों करोड़ देवी देवता माने जाते हैं, ऐसे ग्रीक मिथोलॉजी में भी माने जाते हैं। और ये पूजा भी करते हैं, हमारी तरह मूर्ति पूजक होते थे। तो ऐसे मानते हैं कि पेड़ की अंदर रहने वाली एक निम्फ हो तुम, बुलबुल को कह रहा है, उस नाइटिंगेल को कह रहा है। और ये जो ड्रायड होती है ना, शी इज वेरी शाई, ये बहुत शाई होती है, बहुत कम बातें करती है, ये बहुत शाई होती है ना। और ये जो अपनी आप देख रहे हैं, ये हमारी नाइटिंगेल है कि नाइटिंगेल तुम किसकी तरह हो? लाइट विंग्ड ड्रायड की तरह है। लाइट विंग ड्रायड मतलब जो बहुत इजीली बहुत हाई फ्लाइट ले सकती है। तुम्हारी जो नाइटिंगेल है ये भी बहुत इजीली फ्लाई करती है ना। तो उसको कह रहा है कि दैट दो लाइट विंग्ड मतलब हल्के पंखों वाली। दो बातें समझ सकते हो हल्के पंखों वाली से। एक तो बहुत छोटा सा बर्ड होता है, वेरी स्मॉल बर्ड, वेरी शाई बर्ड। ये बहुत ही स्मॉल बर्ड होता है, बहुत ही शाई बर्ड होता है। इसके विंग बहुत छोटे छोटे होते हैं इसलिए, और हल्के हल्के होते हैं, लाइट विंग्ड।
तो सेम जो है ना हमारी ये ड्रायड भी होती है। तो ड्रायड को ना ये मेटाफर के रूप में दोस्तों यहाँ पर यूज किया गया है, और आप ये कह सकते हैं कि देयर इज अ कंपैरिजन बिटवीन नाइटिंगेल एंड ड्रायड। ड्रायड इज अ ग्रीक 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 मिथोलॉजिकल कैरेक्टर जो ट्री निम्फ कहलाती है, और वो कह रहा है कि दो लाइट विंग ड्रायड ऑफ द ट्रीज, तुम ट्रीज की ड्रायड हो, तुम ट्रीज की क्या हो, ड्रायड हो। ये इमेजिनेशन कर पा रहे, ये खूबसूरती, ये सेंसुअसनेस है, और ये हेलेनिज्म है। ये जॉन कीट्स का हेलेनिज्म है कि किस तरह से आपको ग्रीक लिटरेचर में लेके चला जाएगा, क्लासिकल दुनिया में लेके चला जाएगा, उस ब्यूटीफुल दुनिया में लेके चला जाएगा। रोमांटिक एज का है, मॉडर्न एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो उस समय शहर डेवलप हो गए थे, फैक्ट्रीज बन गई थी, लड़ाइयाँ हो रही थी, उन सब से परेशान होकर के वो एस्केप होकर के कहाँ जाना चाहता है, वो ग्रीक मिथोलॉजी में जाना चाहता है, क्लासिकल लिटरेचर में चला जाना चाहता है, जैसे कि विलियम वर्ड्सवर्थ नेचर में चला जाता है ना। पीवी शैली जो है वो रिवॉल्यूशन कर देना चाहता है, और जो अपने एस.टी. कॉलरिज हैं वो ओपियम का नशा करके सुपरनेचुरलिज्म में खो जाते हैं। इन द सेम वे ये ब्यूटीफुल चीज़ों में खो जाता है ग्रीक मिथोलॉजी की। तो ये उस ड्रायड का जिक्र करता है, और हमने जो अपनी ये नाइटिंगेल है उसकी कंपैरिजन ड्रायड से कर देता है। तो तुम से मैं चिढ़ नहीं सकता, तुम हैप्पी हो, मैं भी तुम्हारी हैप्पीनेस में हैप्पी हूं, और तुम ड्रायड की तरह हो, तुम जो है लाइट विंग ड्रायड की तरह हो जो ट्रीज में रहती है। और देखना ये जो नाइटिंगेल है ये भी ट्रीज में रहती है, ये शाम को पेड़ों में बहुत जोर जोर से गीत गाती है, मिलन के गीत गाती है, मेटिंग के गीत गाती है, और दूर जंगलों में चली जाती है फिर रात को, है ना। इंसानी बस्तियों में कम रहती है, जंगलों में ज्यादा रहती है, शाई है, ज्यादा आपके सामने आती नहीं है ना। तो उसकी बिल्कुल सही कंपैरिजन ये करता है ड्रायड से। इन सम मेलोडियस प्लॉट और बीच एंड ग्रीन, देखो जिस तरह से ड्रायड बीच एंड ग्रीन, बीच के जो बड़े बड़े हरे हरे पेड़ हैं उनके बीच में रहती है। इन द सेम वे बीच जो होता है ना, जंगली ट्री होते हैं, ये बीच में ईएन लगा के इन्होंने एडजेक्टिव बना लिया इसका। बाकी बीच एक ट्री है, एक काइंड ऑफ वाइल्ड ट्री। इस बीच का जिक्र जो आपको ध्यान होगा एलिजी इन रिटर्न कंट्री चर्चयार्ड में टॉमस ग्रे भी करता है, जो ग्रेव यार्ड में बीच का पेड़ खड़ा हुआ है ना। इन द सेम वे ये भी जिक्र करता है कि ऑफ बीच एंड ग्रीन, तुम जो है अपना मेलोडियस प्लॉट, तुम अपने एक सुंदर सा घर तुमने बनाया हुआ है, मीठा सा मेलोडियस प्लॉट जहाँ तुम रहती हो, वो जगह, वो पेड़, वो जो ग्रोव है, वो जो थिकेट है, वो जो वुड्स है, वहाँ पर तुम्हारी मीठी आवाज़ से पूरा वातावरण जो है वो बहुत ही मेलोडियस हो जाता है। मेलोडियस प्लॉट और बीच एंड ग्रीन, बीच के जो बड़े बड़े जंगली पेड़ हैं उनके बीच में, हरे भरे पेड़ों के बीच में तुम रहती हो, और वहाँ अपना मीठा गीत गाती हो। और ये सारी जो नाइटिंगेल्स है एक साथ वो झुंड बना करके जंगल के बीच में कहीं डार्क फॉरेस्ट में रहती हैं। एंड शैडोज नंबरलेस, उन शैडोज में, उन पेड़ों की छायाओं में, पेड़ों की पत्तियों के बीच में तुम नंबरलेस, बहुत ज्यादा संख्या में एक साथ रहती हो। नंबरलेस हाइपरबली का यूज कर लिया देखो इसने, कि कोई गिनती ही नहीं है। अब ऐसा थोड़ी होता है गिनती ना हो, बट कहने का मतलब है कि बहुत बड़ी संख्या में तुम वहां रहती हो। शैडोज नंबरलेस, सिंगेस्ट ऑफ समर इन फुल थ्रॉटेड इज, सिंगेस्ट एस, समर एस एलिटेशन है, सिंगेस्ट ऑफ समर इन फुल थ्रॉटेड इज, है ना। और तुम वहां गर्मियों के मौसम में गीत गाती हो, फुल थ्रॉटेड, पूरा गला खोल करके, पूरी चोंच खोल करके जोर जोर से गीत गाती हो। फुल थ्रॉटेड इज, इज मतलब आसानी से, क्योंकि तुम नेचुरल हो गीत गाने में। मैं गीत गाऊंगा तो ऐसा लगेगा यार ये आर्टिफिशियल गा रहा है, भाई तेरे जब बस की बात नहीं तो क्यों गा रहा है, ऐसा बोलोगे आप। क्योंकि भाई मेरे अंदर नेचुरल स्पॉन्टेनियसली वो आवाज नहीं दी ईश्वर ने। आई कैन नॉट सिंग प्रॉपरली, आई कैन नॉट सिंग मेलोडियसली, एक्चुअली आई कैन नॉट सिंग एट ऑल, आई एम टॉकिंग टू माई सेल्फ, बट she is a natural bird for singing. She is a bird for singing, melodious singing. तो तुम बहुत इजीली गाना गा सकती हो, फुल थ्रॉटेड। ये पोएट उसको कह रहा है कि तुम तो बहुत अच्छे से गाना गा सकती हो, मैं कवि हूं पर शायद मैं भी तुम्हारे जितना अच्छा नहीं लिख सकता, क्योंकि देखो इतना फेमस अभी हुआ नहीं हो, ये तो मरने के बाद फेमस हुआ है जॉन कीट्स। तो लोग तो बुराइयां करते हैं, सैटेनिक स्कूल ऑफ पोएट्री का मेंबर कह रहे थे, कुछ लोग कॉकनी कह रहे थे उसको कि तुम तो ये नए चूजे हो, तुम क्या लिखोगे।
तो ये कह रहा है कि तुम तो फुल थ्रोटेड गाती हो, बहुत अच्छे से गाती हो, और तुमने पूरे पूरे जंगल के बीच में, बहुत बीच में वहां जाके रहती हो। सिंगेस्ट ऑफ समर, समर जो होता है ना, ये जब जब इंग्लिश पोइट्री में आएगा, ये मान लीजिए कि ये गुडनेस की बात कर रहा है, लाइफ की बात कर रहा है, एक्टिविटी की बात कर रहा है, पॉजिटिव चीजों की बात कर रहा है। क्योंकि इंग्लिश क्लाइमेट में जो कोल्ड होती है ना, विंटर जो होती है, वो डेथ का प्रतीक है, वो इनएक्टिविटी का सिंबल है, वो ना लेजीनेस का, लेथार्जिक चीजों का वो सिंबल होती हैं, डेथ का सिंबल होती हैं। बट समर इज अ सिंबल फॉर जॉय, लाइवलीहुड, मैरीमेंट, एक्टिविटी, लाइफ, इंजॉयमेंट उसका होता है। तो तुम तो समर के गीत गा रही हो, और समर के गीत जो होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं, मीठे होते हैं, और आपको अट्रैक्ट करते हैं। तो कितनी बड़ाई कर रहा है, ये पहला स्टैंजा चल रहा है, और नाइटिंगेल को कितनी ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। ये खूबसूरती होती है ओड की, ये ओड की खूबसूरती होती है कि आप जिसको एड्रेस करते हो, जिसके लिए आप ओड लिखते हो, उसको आप बहुत बड़ा बता देते हो। देखो क्या कह रहा है, दैट दो, सीधा देखो अपोस्ट्रोफी यूज कर रहा है, अपोस्ट्रोफी, दैट दो लाइट विंग ड्रायड ऑफ द ट्रीज को देखो, सीधा जो है सुपर नेचुरल पावर बता दिया, उसको ड्रायड बता दिया, कितना ऊंचाई पर ले गया नाइटिंगेल को। ये ऑड है, इसमें आप ग्लोरीफाई करते हैं, जिस कैरेक्टर को आप एड्रेस करते हैं उसको खूब प्रेज करते हैं, उसको सीधा संबोधित करते हैं, दो लाइट विंग ड्रायड, है ना। तो ये ऑड है जिसमें अपोस्ट्रोफे यूज होता है। सिग्नी ऐसे ना बहुत ही एलिवेटेड और बहुत ही सबलाइम लैंग्वेज का यूज करते हैं, ग्लोरीफाई करते हैं उस कैरेक्टर को। आई होप पहला स्टेंजा समझ में आ गया। ये पहले स्टेंजा में अपने एक हार्ट के एक की बात कर रहा है, अपने नमनेस की बात कर रहा है, अपने दुख की बात कर रहा है, और साथ साथ में कह रहा है कि ये दुख मेरा नम होता जा रहा है जब मैं नाइटिंगेल तुम्हारा गाना सुनता हूँ। और नाइटिंगेल की भी प्रशंसा कर रहा है कि तुम बहुत मेलोडियस गाती हो, फुल थ्रोटेड गाती हो, और तुम बहुत अच्छे गीत गाती हो, और तुम जंगल के बीच में रहती हो। अब सेकंड स्टेंजा में ये बात करेगा इंटॉक्सिकेशन की, वाइन के नशे की। अभी ओपियम की बात कर रहा था, वाइन के नशे की बात करेगा, और एक इमेजिनेशन में खो जाना चाहेगा। वाइन के नशे की ये बात करेगा दोस्तों, और देखो इमेजिनेशन में खो जाना चाहेगा, है ना। तो देखिए स्टेंजा 2, ये वाइन का ग्लास दिख रहा है, अभी वाइन की बात करेगा, और इसका पहला क्वेश्चन जिसकी राइम स्कीम वही ए बी होगी, बीन ग्रीन अर्थ मर्थ। और ये कह रहा है, बहुत ही खूबसूरत लाइन है, देखो पिछले स्टेंजा जोड़ रहा है। इसकी खास बात है जॉन कीट्स की इस पोयम में कि ये हर नए स्टेंजा को पिछले स्टेंजा से कनेक्ट करता है, कंटिन्यूटी यहाँ है। जहां पहले बात कर रहा है कि फुल गला खोल करके तुम गा रही हो, अब उसी गले में जो है जॉन कीट्स शराब की बूंदे डालना चाहता है अपने गले में, ताकि वो भी उसकी तरह गा सके, लिख सके, और इमेजिनेशन में खो सके। और क्या कह रहा है, ओ फॉर अ ड्राफ्ट, देखो ओ एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेशन का यूज ओड्स में किया जाता है, ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, है ना। ऐसे ही ओ फॉर अ ड्राफ्ट ऑफ विंटेज, ओ फॉर काश, मुझे विंटेज, विंटेज अ क्लासिकल वाइन होती है, शराब, पुरानी शराब। कहते हैं शराब जितनी पुरानी हो उसमें उतना ही नशा होता है, वो उतनी स्वीट होती है। तो क्लासिकल वाइन है विंटेज, विंटेज कार सुना होगा आपने, पुरानी कार्स, विंटेज कार। ऐसे ही विंटेज जो है ये यहाँ क्लासिकल वाइन है। काश मुझे एक ड्राफ्ट मिल जाए, एक घूंट मिल जाए, एक गल्प ऑफ क्लासिकल वाइन, ए ड्राफ्ट ऑफ विंटेज, ओ फोर। अब ये इच्छा कर रहा है, जैसे ये और उसका वो सॉरी सॉन्ग सुन रहा है नाइटिंगेल का, तो इसको मन कर रहा है कि काश मैं इमेजिनेशन में चला जाऊं शराब पी करके, काश मुझे विंटेज की एक ड्राफ्ट मिल जाए। इसका उच्चारण ड्राफ्ट होगा, घूंट के लिए बोलते हैं। दैट हैथ बीन कूल्ड लॉन्ग एज इन द डीप डेल्व्ड अर्थ। और फिर ये बता रहा है कि शराब किस तरह की होनी चाहिए। ये शराब होनी चाहिए जो बनाई गई हो कोल्ड लॉन्ग एज इन द डीप डेल्व्ड अर्थ। देखो डीप और डी और डी एलिटेशन है, लिख लेना आप, एलिटेशन, डीप और डेल्व्ड, बिल्कुल अर्थ, अर्थ यानी पृथ्वी, जमीन, जमीन के अंदर नीचे। जैसे है ना, ये परंपरा रही है अंग्रेजों में कि वो घर के नीचे एक अंडरग्राउंड रखते हैं,
एक सेलर, वहाँ पर एक कक्ष होता है पूरा, जिसमें ड्रम्स में वो शराब को इकट्ठी रखते हैं, वाइन बनाते हैं ग्रेप से, और जो और भी जो वेजिटेबल्स होती हैं, फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, उनसे बहुत अच्छे से उनका रस निकाल करके उनको फर्मेंटेशन करते हैं। फर्मेंटेशन होता है ना, किण्वन क्रिया, फर्मेंटेशन करते हैं, उसको वहाँ उनको रखते हैं और दबा के रखते हैं, और कई दिनों तक उस ठंड में उसको रखा जाता है ड्रम्स के अंदर, है ना। और फिर वो जब वहाँ जितनी एज होती है उसकी, है ना, शराब जितनी पुरानी होगी, 12 ईयर्स ओल्ड, 8 ईयर्स ओल्ड, 20 ईयर्स ओल्ड, 24 ईयर्स ओल्ड, उसको वहाँ एज किया, उसकी उम्र की जाती है, उसको पकाया जाता है एक तरह से, मतलब रख के उसको पुराना किया जाता है, और फिर उसका एक रस बनता है फर्मेंटेशन से, और वो बहुत ही स्वीट होता है और बहुत ही इंटॉक्सिकेटेड होता है, एक नशा उससे आता है। तो काश मुझे उस ठंडी एक जगह में पृथ्वी के नीचे दबा करके रखी गई, लॉन्ग एज, लंबे समय तक रखी गई एक शराब का कोई घूंट मुझे मिल जाए। देखो आप किस तरह से सेंसुअसनेस की बात कर रहा है, कोई अलग इमेजिनेशन में लेके जा रहा है। टेस्टिंग ऑफ फ्लोरा, उस शराब में वहां की जो फ्लोरा है, जो फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स हैं, उनका टेस्ट आना चाहिए। टेस्टिंग ऑफ फ्लोरा। फ्लोरा देखो फिर एक मिथोलॉजिकल कैरेक्टर भी है, रोमन गॉडेस है ऑफ फ्लावर्स एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेशन, फ्लोरा, है ना। तो ये फ्लोरा जो है एक रोमन अल्यूजन है, अल्यूजन ऑफ रोमन गॉडेस, रोमन गॉडेस का एक अल्यूजन है, संकेत है ना। ये वहां पर उसका एक स्वाद हो, मतलब यहां पर इसका मतलब है फ्लावर्स जो है, फ्लावर्स होने चाहिए वहां पर, फूल होने चाहिए, ठीक है ना। और वहां पर उसमें कुछ और देखो वेजिटेशन होनी चाहिए, कंट्री ग्रीन, जो जिस जगह वो शराब बनाई जा रही है। आपने देखा होगा अपने यहाँ भी तो होता है, अपने यहाँ कई जातियाँ जो हैं वो अपने लिए शराब बनाती हैं या बेचने के लिए भी शराब बनाती हैं। तो जैसे वो बबूल की छाल हो गई, या गुड़ हो गया, है ना, या कुछ और चीज़ें, अंगूर हो गए, उनको सड़ा करके, गला करके, ज़मीन में एक मटके में दबा करके, और फिर उसके फर्मेंटेशन से एक उसका अल्कोहल बनाते हैं, ताड़ी बनाते हैं, ताड़ी जिसको आप बोलते हैं, गोवा साइड जाए तो काजू की बनाते हैं। हर एक अलग एरिया की एक अलग टेस्ट होता है, उनकी कंट्री ग्रीन का, उनके फ्लोरो का, उनका फ्लोरा का, जो क्षेत्र में बनी है उसका एक टेस्ट आना चाहिए। कहते हैं ना कि साहब ये शराब स्कॉटलैंड की है, ये फ्रांस की है, ये इटली की है, तो वहाँ के जो प्रोडक्ट्स है, वहाँ के जो फ्लावर्स है, फ्रूट्स है, उनका टेस्ट उसमें होता है, इसलिए वो नाम भी पड़ता है। तो ये वही कह रहा है कि टेस्टिंग ऑफ फ्लोरा एंड द कंट्री ग्रीन, इसमें उस फ्लोरा का टेस्ट होना चाहिए, ठीक है ना। एंड कंट्री ग्रीन, उस जो गांव की जो हरियाली है, जो सब्जियां हैं, जो पत्ते हैं, जिसको डाला गया है उस शराब में, उसका टेस्ट आना चाहिए, है ना। और उसमें टेस्ट होना चाहिए डांस का, मजा होना चाहिए, जो आसपास के लोग, उस जगह के जो लोग डांस करते हैं, वो उस कल्चर है वहाँ की, वहाँ के जो प्रोवंसॉल, इसका प्रोनाउंसिएशन ध्यान सुनना, इट्स अ फ्रेंच वर्ड विच इज यूज फॉर साउदर्न फ्रांस, जो दक्षिणी फ्रांस है जहाँ गर्मियाँ रहती हैं, इंग्लैंड जो है नॉर्थ साइड में है जहाँ बहुत ठंड रहती है, फ्रांस साउथ साइड में, और उसका भी साउदर्न फ्रांस, और साउथ में जाओ आप मेडिटेरियन सी की तरफ, थोड़ी गर्मी सी रहती है, तो वहाँ के लोग शराब बनाते हैं। प्रोवेंसल वाइन बहुत फेमस है, प्रोवेंसल फूड फेमस है, प्रोवेंसल डांस फेमस है, वहाँ के सॉन्ग फेमस हैं, क्योंकि वहाँ सूरज रहता है, वहाँ धूप रहती है, तो लोग वहाँ की लाइफ को एंजॉय करते हैं। इंग्लैंड में थोड़ा सा ठंड ज़्यादा रहती है, तो थोड़े से लोग इनएक्टिव रहते हैं, लेजी रहते हैं, है ना, और वो सर्दियों से परेशान रहते हैं। तो कह रहा है डांस हो जिसमें, अभी दोनों बातें हैं, मतलब ये कह रहे हो कि जब वो शराब पियो तो आप डांस करने लग जाओ, जब वो शराब पियो तो आप गाने लग जाओ, वो शराब पियो तो आप आनंदमयी हो जाओ, आप जॉय करने लगो, एंजॉय करते हैं। शराब पीने वाले लोग पार्टी करते हैं, डांस करते हैं, एंजॉय करते हैं। तो ऐसे काश मैं भी करूं, उस प्रोवेंसल सॉन्ग को गाऊं, प्रोवेंसल प्रोवेंसॉल मैं बता रहा था प्रोनाउंसिएशन, दिस इज प्रोवेंसॉल सॉन्ग एंड सनबर्न बर्थ। देखो क्या क्या शब्द लेकर आया है जॉन कीट्स, सनबर्न बर्थ, यानी कि ये जो लोग हैं
फ्रांस वाले या जो साउदर्न जो कंट्रीज हैं, साउदर्न यूरोप जो है, ये लोग धूप में जाके है ना धूप सेकते हैं, सनबर्न करते हैं और खूब इंजॉय करते हैं लाइफ को। ये अपनी लाइफ को इंजॉय करते हैं, एक्टिव रहते हैं, डांस करते हैं, गाने गाते हैं, पार्टीज करते हैं। इनके जीवन में हमारी तरह से बीमारियां नहीं है ज़्यादा, क्योंकि टीबी जो है ना ठंड से, कॉफ से, खांसी से जुड़ा हुआ एक है। तो कह रहा है कि हम थोड़े परेशान हैं और हमें वहाँ की वो मौत, मौत होता है खुशी, बहुत ज़्यादा खुशी, हैप्पीनेस। देखो ये ड्रम दिखाई दे रहे हैं आपको, ये ड्रम्स हैं जिनमें शराब को रखा गया है जमीन के अंदर। ये जमीन है, अंडरग्राउंड है। इसमें ये वो प्याला है जिसमें आप देख रहे हो ग्रीनरीज हैं, ये कंट्री ग्रीन है, ठीक है ना। और ये वहाँ का फ्लोरा है और यहाँ के लोग जो है फुल डांस कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, कोई गाना गा रहा है, कोई मस्ती कर रहा है। और यहाँ गर्मी है, थोड़ी गर्मी सी भी आपको दिखाई दे रही होगी, ग्रीनरी दिखाई दे रही होगी, ड्रम्स दिखाई दे रहे हैं, शराब के कंटेनर दिखाई दे रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो है पूरी एक इमेज है, विजुअल इमेजरी। जो इमेज देखी थी किसने, जॉन कीट्स ने, वही कहीं ना कहीं हम भी कोशिश कर रहे हैं कि भाई आपको वो चीज़ें महसूस हों, ठीक है ना। अब टेक्नोलॉजी चूंकि आ गई है हमारे पास, तो हमको यूज करके ऐसी आपके सामने इमेजेस ला सकते हैं। तो सन बर्न बर्थ यानी कि अंग्रेजों को ना बड़ा मजा आता है, सर्दियाँ बहुत पड़ती है तो धूप होती है, तो वहाँ वो अपने पूरे कपड़े वपड़े खोल करके धूप में विटामिन डी लेते हैं और अपनी लाइफ को रिनोवेट करते हैं, अपने है ना चीज़ों को एंजॉय करते हैं। आपने देखा होगा बीचेस वगैरह पर इन पे पड़े रहते हैं, इस तरह से डांस कर रहे हैं, कोई नाच रहा है, कोई शराब पी रहा है, कोई नहा रहा है पानी, गर्म पानी के अंदर। तो ऐसा मैं चाहता हूँ, है ना। और मैं ये सब चाहता हूँ, इसकी इच्छा है। देखो अभी वो ड्राफ्ट ऑफ विंटेज लेना चाहता है जो डीप डाइव अर्थ के अंदर लॉन्ग एज तक कूल की गई हो। वो वहाँ के फ्लोरा, कंट्री ग्रीन का टेस्ट लेना चाहता है, वो डांस करना चाहता है, प्रोवेंसॉल सॉन्ग गाना चाहता है फ्रांस के, और सनबर्न मर्थ, सन के मर्थ में उनमें आनंद लेना चाहता है। तो ये स्टेंजा 4 की शुरू की 4 लाइन हुई दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। देखो अब ये फिर इमेजिनेशन कर रहा है और ये इस शराब के प्याले को पी रहा है, ठीक है ना। और फिर ये क्या इमेज है, देखो आप जॉन कीट्स क्या कह रहा है आगे। ये 6 लाइन्स हैं। ओ फॉर, वापस देखो आप, फिर एक नई इच्छा जगा रहा है, ये फिर एक्सक्लेमेशन हो गया, एक्सक्लेम कर रहा है, ओ फॉर अ बीकर फुल ऑफ द वार्म साउथ, फुल ऑफ द ट्रू, द ब्लशफुल हिपोक्रीन, Hippocrene, its pronunciation is Hippocrene. Again a Greek mythological allusion. Hippocrene, ये Hippocrene है और ये allusion है, एक संकेत है वही ग्रीक मिथोलॉजी का, क्योंकि ये तो हेलेनिज्म से बहुत प्रभावित है ना, ये तो ग्रीक लिटरेचर से बहुत ज्यादा प्रभावित था जॉन कीट्स। तो फिर एक इसने हिपोक्रीन जो है उसका जिक्र किया। हिपोक्रीन इज अ स्प्रिंग, ये एक झरना है जिससे एक पहाड़ है हेलिकन करके, उस पहाड़ पर किसी एक देवता ने, जिसको आप टैक्सस कहते हैं, घोड़ा था एक, उस हॉर्स के जो हूफ, खुर थे, उसने उस पहाड़ के ऊपर, अभी आगे जिक्र करेंगे, उसने उस पहाड़ के ऊपर क्या किया, खुर मारा और उससे एक छेद हो गया उस पहाड़ में, और वहां से एक झरना फूट पड़ा, है ना, एक स्प्रिंग फूट पड़ा। और उस स्प्रिंग से जो पानी आता है उसको अगर आप पी लें तो आपके अंदर पोएटिक एबिलिटीज डेवलप हो जाती हैं। इसलिए जो ग्रीक म्यूजेज हैं, जिनको हम यहाँ के एपिक्स में और इनमें इन्वॉक करते हैं, एलिजी में, इनमें म्यूजेज संगीत के देवी देवता हैं, वो कहते हैं कि वो यहीं हिपोक्रीन स्प्रिंग के आसपास रहते हैं, उस पहाड़ के ऊपर, और यहाँ से वो झरने से पानी पीते रहते हैं। अब ये सिंपल वाटर है या फिर यहाँ पर इमेजिनेशन कर रहा है जॉन कीट्स की, ये शायद ये काश अगर शराब होती, वाइन होती, तो उस वाइन से, उस स्प्रिंग से मैं भी एक कप भरता, उसको पीता, और मैं पोएटिक एबिलिटीज मेरे अंदर डेवलप हो जाती, और फिर मैं अच्छी अच्छी कविताएं लिखता। ये बात वो कर रहा है। तो कह रहा है और फॉर अ बीकर, बीकर यानी वो कप, मैं काश एक कप पीता, किस चीज का, मैं कप पीता ब्लशफुल हिपोक्रीन का। ब्लशफुल यानी जिस शराब को पी करके आपका चेहरा ब्लश हो जाए, ब्लश,
आपका चेहरा क्या हो जाए, ब्लश हो जाए, है ना। शराब के नशे से एक चेहरे पे चमक आती है ना। खासकर वाइन जब पीते हो आप, तो वाइन का रस होता है एक तरह से, है ना। तो वो वाइन का जब मैं बीकर, एक कप पीता, देखो ये ऐसे बर्तन वगैरह रखे हुए हैं, और उसको मैं पीता अगर, ब्लशफुल हिपोक्रीन, ये ब्लशफुल जो है हिपोक्रीन को ट्रांसफर्ड एपिथेट के रूप में है, ब्लशफुल हिपोक्रीन नहीं है, जो उसको पिएगा उसका उसका चेहरा ब्लश हो जाएगा, तो ट्रांसफर्ड एपिथेट है। और ये अल्यूजन है ग्रीक मिथोलॉजी से। हिपोक्रीन ये एक स्प्रिंग है जहाँ से झरना निकलता है, स्प्रिंग निकलता है, और उसको लोग पी करके, या जो म्यूजिक पीते हैं उनके अंदर पोएटिक जो है वो एबिलिटीज़ या पोएटिक उनके अंदर इमेजिनेशंस आ जाती हैं। और सेम इमेजिनेशन अब कौन चाहता है, जॉन कीट्स चाहता है। फुल ऑफ द ट्रू, है ना। वार्म साउथ, देखो वापस वही साउथ इलाका, है ना, प्रोवेंसॉल, साउथ, जो साउथ यूरोप कह सकते हैं, या जो फ्रांस वाला जो एरिया है वो कह सकते हैं। काश मैं वहाँ की जो है वो शराब असली पीता, ब्लशफुल हिपोक्रीन पी लेता, विद बीडेड बबल्स विंकिंग एट द ब्रिम। अब देखो जैसे ये जो बीकर है, ये इसका ब्रिम होता है, ये जो किनारा होता है जिस पे आप अपने होठ लगाते हैं, इसको आप ब्रिम कहते हैं। तो ब्रिम जो होता है, द अपर एज ऑफ द कप, अपर एज ऑफ द बीकर, ये अपर एज है, ऊपर ही ऊपर वाला जो किनारा होता है ना, वो है दोस्तों अपर एज, जिसको आप लिप भी कहते हैं। और देखो ब्रिम बी, बबल्स बी, बीडेड बी, बी बी बी, तो ये एलिटेशन भी, ये बहुत सारे हैं, इसलिए मैं कई बार उसको छोड़ भी रहा हूं। मेन फोकस करो, आपकी कविता का सेंस आपको समझ में आए। विद बीडेड बबल्स विंकिंग एट द ब्रिम, इस ब्रिम के ऊपर जब उस वाइन का जो है वो ऊपर आ रहा है और ऊपर उसके बबल्स बन रहे हैं। आप देखना शराब, बियर, वाइन, इनको जब आप डालेंगे, पौर करेंगे कप के अंदर, तो ऊपर एक झाग से बनेंगे, और झाग बनते हैं ना, नए नए फ्रॉथ बोलते हैं उसको हम लोग, उसमें वो जो बबल्स हैं वो ऐसे लगता है जैसे कि मोती हो, जैसे कि ये एक एक माला है और इसमें वो मोती से लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं इसके अंदर, वो मोती से लगे हुए हैं इसमें ना, ऐसे, है ना। तो बीडेड, देखो क्या इमेजिनेशन है, क्या विजुअल इमेजरी का यूज किया गया है, बहुत ही खूबसूरत लाइन है। बीडेड बबल्स ब्रिम, इस ब्रिम के ऊपर जो बबल्स हैं, ये ऐसे लग रहा है जैसे मोतियों की तरह एक माला में पिरोए गए हैं, और ये विंक कर रहे हैं। ये बबल्स कभी बनते हैं मिटते हैं, बनते हैं मिटते हैं, तो ऐसा लग रहा है आंख मिचोली खेल रहे हैं, और बहुत ही खूबसूरत दृश्य लग रहा है, जैसे पर्ल्स चमक रहे हो, ऐसे ये बबल्स चमक रहे हैं, और ये आपको आकर्षित कर रहे हैं कि आओ मुझे पियो, है ना। इसका एक रेफरेंस कहीं मैंने पढ़ा है कि जिस प्रकार से कोई एक महिला जब विंक करती है, आंखों को, आंख जब चपाती है, तो एक इशारा माना जाता है कि वो अट्रैक्ट कर रही है, वो आपको इनवाइट कर रही है, आंख मार के, है ना, वो आपको इनवाइट कर रही है, आपको बुला रही है, आपको सहमति दे रही है। ऐसे ये शराब आपको बुला रही है, विद बीडेड बबल्स विंकिंग एट द ब्रिम। तो दोनों बातें आप देख लेना। तो ये शराब जो है, जो हिपोक्रीन से बनी है, ये और भी मिस्टिकल है, मैजिकल है, ये और पायस है, इसको मैं पीना चाहता हूँ। एंड पपल स्टेन्ड माउथ, और पी करके जो मेरा माउथ है वो पपल स्टेन्ड हो जाए, जैसे होगा ना, देखो ऐसे लगे जैसे कि मेरे, है ना, चेहरे पर ऐसे अंगूर जो होते हैं, वो अंगूरों की जो शराब है उसका रंग पपल है और वो बिल्कुल वायलेट है, और मेरे चेहरे पर वो निशान बन जाए, ऐसे मैं पीना चाहता हूँ, नशे में खो जाना चाहता हूँ शराब पी करके। तो आपको लग रहा होगा यार ये बहुत बड़ा नशेड़ी है, कितना शराब पीना चाहता है, विंटेज पीना चाहता है, हिपोक्रीन की शराब पीना चाहता है, और पी पी करके चेहरे को वायलेट बना देना चाहता है, पर्पल बना देना चाहता है। ठीक है ना, आगे देखिए। दैट आई माइट ड्रिंक, काश मैं पी पाता, एंड लीव द वर्ल्ड अनसीन, और इस दुनिया को छोड़ के चला जाता। ये इच्छा है इसकी, शराब पी करके नशे में ये इस रियलिटी से दूर एस्केप कर देना चाहता है, और नाइट इंगेल की दुनिया में चला जाना चाहता है, ताकि वहां पर इसको ये कोई भी सोरो, सफरिंग्स और पेन्स फील ना हो। उसकी मौत नज़दीक आ रही है, वो मौत उसको महसूस ना हो, जिसका वारंट जारी हो चुका है कि वो मरेगा 1-2 साल में। और जैसे इसने पोएम लिखी थी ना दोस्तों, 1820 में पब्लिश करवाई, उसमें लिख करके 21 फरवरी में तो मर भी गए।
ये कह रहा है कि मैं शराब को पी करके चला जाना चाहता हूं, लीव द वर्ल्ड अनसीन, कोई मुझे ना देख सके, मैं दूर कहीं जंगलों में खो जाना चाहता हूं, एंड विद दी, और तुम्हारे साथ, दी मतलब नाइटिंगेल, और नाइटिंगेल, नाइटिंगेल मैं तुम्हारे साथ खो जाना चाहता हूं, फेड अवे, दूर कहीं। अब देखना अगली पोएम में भी आपको फेड अवे मिलेगा, फार फेड अवे, मैं खो जाना चाहता हूं इनटू द फॉरेस्ट डिम, किसमें, फॉरेस्ट डिम में, बिल्कुल अंधेर जंगल में, जहां घने पेड़ पेड़ पौधों से, ग्रीनरी से जंगल घना जो है वो घिरा हुआ हो, और वहां मुझे कोई ना देख सके, डिम बिल्कुल अंधेरा हो, क्योंकि घने जंगल में ना सूरज की रोशनी पहुंच नहीं पाती है, तो अंधेरा सा रहता है, ठीक है। तो मैं उस जंगल में तुम्हारे साथ खो जाना चाहता हूँ शराब को पी करके, ऐसा वो कह रहा है, ठीक है ना। फिर देखिए आप, इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे स्टेंजा थर्ड के ऊपर। स्टेंजा थर्ड में क्या कह रहा है, देखिए लाइन पढ़ते हैं हम लोग, फेड फार अवे डिसॉल्व, थोड़ा सा पानी ले लेता हूं, देखिए, फेड फार अवे, फेड फार, एफ एफ एलिटेशन, फेड फार अवे, दो उसी लाइन जोड़ दिया, पिछली लाइन से कनेक्ट, तो कंटिन्यूटी इसमें लगातार है ना, फेड अवे इनटू द फॉरेस्ट डिम, और वापस वही बात कर रहा है, फेड फार अवे डिसॉल्व, मैं खो जाना चाहता हूं, डिसॉल्व हो जाना चाहता हूं, दिखना ही नहीं चाहता, अनसीन, एंड क्वाइट फॉरगेट, और भूल जाना चाहता हूं मेरे दुखों को, मेरी पर्सनल लाइफ को, प्रेजेंट लाइफ को, मेरी सफरिंग्स को, पेन्स को, इस ह्यूमन सफरिंग्स को, मॉर्टेलिटी को, डेथ को, सबको भूल जाना चाहता हूं। ये जो स्टेंजा है ना दोस्तों, ये इसका बहुत ही पैथेटिक स्टेंजा है। इसमें देखना आप ह्यूमन सफरिंग्स की बात कर रहा है, किस तरह मानव को दुख होते हैं, पेन्स होते हैं, एक्स होते हैं, उनकी बात कर रहा है, और कह रहा है कि मैं शराब को पी के खो जाना चाहता हूं, डिसॉल्व होना चाहता हूं, क्वाइट फॉरगेट, सब कुछ भूल जाना चाहता हूँ, बिल्कुल ऑब्लिवियन, जैसे लीथ रिवर में डुबो के सब कुछ भुला दिया गया हो, ऐसे में सब कुछ भूल जाना चाहता हूँ शराब के नशे में। लोग इसलिए शराब पीते हैं, कई कह रहा दिन भर की जो टेंशन है वो भूल जाओ, खत्म कर दो, इसलिए ये भी ऐसे कुछ सोच रहा है कि काश मैं भी शराब पी करके अपने सारे दुखों को भूल जाऊं। हालांकि बाद में चेताएगा कि ये परमानेंट नहीं है। व्हाट दो अमंग द लीव्स हैज नेवर नोन, और व्हाट दो, तुम, दो, यू नाइटिंगेल, तुम जो हो अमंग द लीव्स, पत्तियों के बीच में रहती हो, यू लिव अमंग द ट्रीज, यू लिव अमंग द लीव्स ऑफ द ट्रीज ऑफ डेंस फॉरेस्ट, तुम फॉरेस्ट के घने जंगलों में रहती हो, और शायद तुम्हें इन दुखों का नहीं पता, तुम्हें इन पीड़ाओं को नहीं पता जो मानव सहन करता है, बेयर करता है, हैज नेवर नोन, तुमने तो कभी ये दुख देखे भी नहीं होंगे। नाइटिंगेल, तुम कितनी खुशी से गाना गाती हो, क्योंकि तुम्हारे जीवन में शायद दुख ही नहीं है। द वियरीनेस, द फीवर एंड द फ्रेट, देखो तीन छोटे छोटे यहां पर फ्रेज लिए हैं, ट्राइकोलॉन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ट्राइकोलॉन, तीन पैरेलल स्ट्रक्चर छोटे छोटे, द वियरीनेस हमारे यहां थकावट है, द फीवर हमारे यहां बुखार है, परेशानियां हैं, सफरिंग्स हैं, इलनेस है, सिकनेस है, खुद बीमार है, देखो उसका भाई बीमार था, फीवर है, एंड द फ्रेट, और यहां पर फ्रेट है, फ्रेट यानी यहां पर दुख है, यहां पर पेन है, यहां पर सोरो है, यहां पे हम अपसेट हैं, दुखी हैं, यहां पीड़ाएं हैं। हियर वेयर मैन सिट एंड हियर ईच अदर ग्रॉन, यहां लोग बैठते हैं और एक दूसरे के दुखड़ों को सुनते हैं, कंप्लेन सुनते हैं, एक दूसरे कंप्लेन करते हैं, सुनते हैं, क्योंकि यहां बहुत दुख है। ग्रोन, ग्रोन यानी लोग कंप्लेन करते हैं, लोग कंप्लेन करते हैं, शिकायतें करते हैं। नाइटिंगेल, शायद तुम पत्तियों के बीच में इस तरह शिकायतें नहीं करती होंगी, तुम तो हमेशा मीठा गीत गाती रहती हो, लेकिन इंसानी जो लोग हैं इनके जीवन में बहुत दुख है, बहुत पीड़ाएं हैं, बहुत सफरिंग्स हैं, बहुत लैकिंग्स हैं, कमियां हैं, तो दे कंप्लेन ईच अदर,
They sit and they do not enjoy their lives, but they complain each other. They have so many complaints. So where man, अब देखना आप इसमें, where man sit and hear each other groan, जहाँ लोग बैठते हैं और शिकायतें करते हैं. Fever and fret, FF, देखो एलिटेशन भी है. और ये फीवर एंड फ्रेट का जिक्र आप लोगों ने टिंटन एबी में भी सुना होगा, जब वो कहता है विलियम वर्ड्सवर्थ कि मैं टिंटन एबी, जब मैं शहर में था सिटी लाइफ में, तो वहाँ के फीवर और फ्रेट में अनफर्गेटफुलनेस होता था और फिर मुझे तुम्हारी याद आती थी. उन लॉनली सिटी रूम्स के अंदर मुझे तुम्हारी याद आती थी, उन फीवर और फ्रेट के अंदर. सेम जिक्र देखो यहाँ पे वापस अब कौन कर रहा है? जॉन कीट्स कर रहा है. आगे क्या कहता है देखो ये, वेयर पॉलिसी, वेयर देखना आप 2 बार वेयर आया शुरू में. वेयर जब शुरू में 2 वर्ड सेम ऐसे रिपीट होते हैं शुरुआत के अंदर, इसे क्या कहते हैं हम लोग? इसे एनाफोरा कहा जाता है. एनाफोरा. वेयर पॉलिसी शेक्स, पॉलिसी यानी पैरालिसिस. पॉलिसी क्या होता है? पैरालिसिस. जहां जो पैरालिसिस होता है, शेक्स अ फ्यू सैड लास्ट ग्रे हेयर्स, यानी कि जो ओल्ड एज होती है, उस ओल्ड एज में यहां क्या होता है? लकवा आ जाता है, पैरालिसिस आ जाता है. शेक्स अ फ्यू सैड लास्ट ग्रे हेयर्स, आपके सिर पर जो थोड़े बहुत बाल बचे हैं, देखो ये ओल्ड एज है, थोड़े बहुत जो बाल बचते हैं, ग्रे हेयर, सफेद बाल, बुढ़ापे में वो भी उड़ जाते हैं. आपके लकवा मार जाता है, शरीर बोल्ड हो जाता है, माथा बोल्ड मतलब गंजा हो जाता है, बाल उड़ जाते हैं. उम्र के साथ साथ हमारे यहाँ मॉर्टेलिटी है. ऐसे कह रहा है कि हमारे जीवन में बहुत दुख है, मॉर्टेलिटी है, पेन्स हैं, है ना. फ्यू सैड लास्ट ग्रे हेयर्स, जो थोड़े बहुत सैड लास्ट ग्रे हेयर्स होते हैं वो भी उड़ जाते हैं. वेयर यूथ ग्रोस पेल, और इवन जो नौजवान लोग होते हैं, यंग पीपल, उनका भी रंग फीका पड़ जाता है, वो भी बीमार हो जाते हैं, पेल हो जाते हैं. स्पेक्टर थिन, कंकाल की तरह पतले हो जाते हैं, भूत की तरह पतले हो जाते हैं. स्पेक्टर यानी स्केल्टन, जो कंकाल होते हैं या जो स्प्रिट होती है या जो गोस्ट होते हैं, उनकी तरह थिन पतले हो जाते हैं. इसको याद आ रहा है खुद का शरीर कैसे पतला हो रहा है टीबी से. इसको याद आ रहा होगा अपने भाई टॉम का शरीर, जिसने उसके हाथों में ही जिंदगी उसकी खत्म हुई थी और उसने उसको पतला होते देखा था, ग्रेजुअली उसको डिक्रीज होते हुए देखा था. कैसे हमारे यहाँ जवान लोग भी मर जाते हैं, उनका रंग फीका पड़ जाता है, शरीर बहुत पतला हो जाता है, एंड डाइज, और अंत में तो उनकी मौत हो जाती है. देखो ऐसा ही कुछ अंतर इसने, जॉन कीट्स ने ऑडन ग्रेशन अन में भी किया था, अगर आपको ध्यान हो तो. ऑडन ग्रेशन अन कहता है कि जो ये ग्रेशन अन के ऊपर जो चित्र बने हुए हैं, जो लड़के लड़कियां बने हुए हैं, ये हमेशा सुंदर रहेंगे, ये हमेशा जवान रहेंगे. लेकिन जो इस म्यूजियम से या इस ग्रेशन अन से बाहर जो लोग हैं, जिसमें जॉन कीट्स भी है, ये लोग मर रहे हैं, ये मरेंगे एक दिन. ये सेम बात इसने ऑडन ग्रेशन अन में भी की थी और यहां भी कर रहा है. वेयर, देखो फिर वेयर आ गया, 3 बार वेयर आया. देखो वेयर वेयर वेयर, इसको एनाफोरा कहते हैं. 3 बार वेयर वर्ड का यूज हुआ. वेयर बट टू थिंक इज टू फुल ऑफ सोरो, हमारी जिंदगी फुल ऑफ सोरो है. हमारे यहाँ केवल दुख ही दुख है, दुख ही दुख है यहाँ पर. एंड लेडन आई डेस्पेयर्स, हमारी आंखों में निराशा है, डेस्पेयर्स है, और इतनी निराशा है कि हमारी आंखों में कोई चमक ही नहीं रही. There is no luster, there is no brightness. They are so dull as metals. Metallic आई हो गई हैं. लेडन, लेड एक शीशा, मेटल होता है, तो ऐसे लेडनिक यानी कि मेटलिक आईज हो गई हैं, जिनमें बहुत दुख है, बहुत पीड़ा है, डेस्पेयर्स है, इनके अंदर बहुत ज्यादा दुख है. वेयर, देखो फिर वेयर आ गया, और इससे पहली वाली लाइन में वेयर था, 1 2 3 4 बार आ गया, और एक बार पहले भी वेयर है, हेयर वेयर, है ना. वेयर ब्यूटी कैन नॉट कीप हर लस्ट्रस आइज, देखो आप कितनी सुंदर लड़की देख लो, कितनी सुंदर महिला देख लो, उसकी आंखें भी क्या हमेशा लस्ट्रस रहेंगी? क्या क्या चमकती रहेंगी? क्या नहीं चमकेंगी. आज जो खूबसूरत दिख रही है, आज जो जवानी में खूबसूरत दिख रही है, वो पता नहीं कल खूबसूरत रहे ना रहे.
आज जो उसके शरीर से जो यौवन चमक रहा है वो कल नहीं रहेगा। उसकी लस्ट्रस आईज वो चमक नहीं रहेंगी, काले धब्बे पड़ जाएंगे, खड्डे पड़ जाएंगे, और वो इतनी अट्रैक्टिव हो सकता है बाद में ना लगे। ये शायद कहीं ना कहीं फ्रॉनी ब्राउन की भी बात कर रहा है जो उसकी प्रेमिका है, और उसका खुद की भी बात कर रहा हूँ कि हमारा शरीर वैसा नहीं रहता जैसे आज है, बाद में धीरे धीरे कमज़ोर पड़ता है। ये ह्यूमन जो बीइंग्स हैं मोर्टल हैं, हमारा शरीर नश्वर है, हम खत्म होते हैं धीरे धीरे। और न्यू लव पाइन, और कोई जो आपसे प्यार करता है, आज वो प्यार कर रहा है, नया नया प्यार है, उमड़ के प्यार कर रहा है, आपको बहुत खूबसूरत लग रही हैं, लेकिन कल इतनी खूबसूरती ना आप में रहेगी ना उसकी नजरों में रहेगी। लव पाइन एट दैम बियॉन्ड टुमारो, क्या ये लव बियॉन्ड टुमारो कल के बाद भी रहेगा क्या? परसों भी रहेगा क्या? आने वाले फ्यूचर में रहेगा क्या? नहीं रहेगा। हमारे यहाँ न तो ब्यूटी परमानेंट है न लव परमानेंट है, लेकिन नाइटिंगेल, बुलबुल, तुम्हारे जो गीत की मिठास है ना, ये तो परमानेंट है। ये पहले भी इतना मीठा गीत सुनने में अच्छा लगता था जो आज भी लग रहा है, लेकिन हम ह्यूमन बीइंग्स, हम स्पेक्टर थिन है, हम पतले हो जाते हैं, पेल पड़ जाते हैं, मर जाते हैं, हमारे बाल उड़ जाते हैं, सफ़ेद हो जाते हैं, हमारे जीवन में फुल ऑफ सोरो है, डेस्पेयर, निराशा है, हमारी न तो लस्ट्रस आइज रहती हैं, न हमारा लव रहता है, न हमारी ब्यूटी रहती है, कुछ नहीं रहता। देयर इज नथिंग परमानेंट इन ह्यूमन लाइफ। दिस लाइफ इज फुल ऑफ डेस्पेयर, दिस लाइफ इज फुल ऑफ सोरो, ठीक है ना। देयर इज नो लव, देयर इज नो ब्यूटी। सो इस लाइफ में कोई आनंद नहीं है, देयर इज नो एंजॉयमेंट। सो प्लीज नाइटिंगेल, टेक मी अलोंग विद यू, तुम मुझे अपने साथ ले चलो, ठीक है ना। मुझे नहीं रहना इस दुनिया में, ठीक है ना। ये बहुत दुख से भरी दुनिया है। आई होप आपको ये स्टेंजा थर्ड भी समझ में आ गया जो फुल ऑफ सोरो से है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। 3 हो गए, ठीक है। अगला पार्ट जो है मैं इसका आपको थोड़ी देर बाद पढ़ाऊंगा, यानी कि ये हमारे ऐप पर आएगा। ये वाला जो पार्ट है आपका पार्ट 1, ये तो हम लोगों ने यूट्यूब पे हम लोग अपलोड कर देंगे, लेकिन जो इसका पार्ट 2 है, पार्ट 3 है, और जो क्वेश्चन आंसर्स होंगे वो आपको हमारे ऐप पर मिलेंगे, जो आप देख रहे होंगे यहाँ पर स्क्रीन पे आपके चल भी रहा है। केटी सर इंग्लिश ऐप है, ठीक है ना। वहाँ पर आपको अगर ये कोर्स चाहिए, पूरा सारी पोएम्स चाहिए, स्कूल लेक्चरर आरपीएससी का ग्रेड 1 का और ग्रेड 2 का कोर्स, तो आपको वहाँ प्रॉपर तरीके से मिलेगा, जो हम 1 बाय 1 एक एक करके कविताएं वहाँ पर दोस्तों डाल भी रहे हैं, ठीक है ना। और जिस लोगों ने यूट्यूब पे क्लासेस देखनी है वो देखते रहें, कोई दिक्कत नहीं, सब यहाँ भी काफ़ी अच्छा कंटेंट आपको मिलने वाला है। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस क्लास को आप जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए ताकि हमें थोड़ा मोटिवेशन मिले, ठीक है ना। लाइक ज़रूर दबा दीजिए, एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए, ठीक है ना। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम, चाओ।